नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक आखिरी बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमारी आखिरी क्लास है। दिस इज अवर लास्ट क्लास ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री सीरीज। इसके बाद हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। तो अगर आपका ये डाउट है कि सर मराठा और सिख हम कहाँ कवर करेंगे, तो मराठा और सिख वाला जो टॉपिक है वो हम आधुनिक भारतीय इतिहास में कवर करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम कंप्लीट करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखो, अगेन मैं आपसे वही बात कहूंगा कि पूरी सीरीज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रॉपर नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हिंदी इंग्लिश में भी अलग अलग नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। क्विज आपको हर एक चैप्टर का हमने प्रोवाइड किया है। तो मैं फिर से अपनी तरफ से पूरा काम कर चुका हूँ। अब आपको इस लेक्चर को यूटिलाइज करना है। जितना मैक्सिमम यूटिलाइज आप करोगे, जितने अच्छे से आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, क्विज लगाओगे, ये क्लासेस आपको उतनी ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए, आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं मुगलों से संबंधित। फिर भी कोशिश करेंगे कि 1.5 से 2 घंटे में हम इस क्लास को समेट दें। तो आज की क्लास में हमें मुगलों के प्रशासन और मुगलों के अन्य पहलुओं के बारे में बात करनी है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगलों से जुड़े हुए बाकी सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम प्रशासन पढ़ेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। वही पहले परिचय, राजस्व अर्थात रेवेन्यू, ठीक है, फिर न्याय, जुडिशियल, सैन्य, युद्ध, मनसबदारी की व्यवस्था जो कि अकबर ने शुरू की थी, अब हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद साहित्य, फिर चित्रकला, पेंटिंग, वास्तुकला, आर्किटेक्ट, संगीत और अन्य। अब इसमें अच्छी बात यह है कि चित्रकला भी हम पढ़ चुके हैं, हम वास्तुकला भी पढ़ चुके हैं और हम साहित्य भी पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं बस आपको समरी प्रोवाइड करूंगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि बाबर के समय तो कुछ बड़ा निर्माण नहीं हो सका, बस बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में हुआ। हुमायूं के समय भी कुछ बहुत बड़ा निर्माण नहीं हो सका, दीन पनाह नगर बस आप छोड़ दें। फिर अकबर के समय से वास्तविक रूप से वास्तुकला की शुरुआत होती है। हुमायूं का मकबरा भी हुमायूं की बेगम ने अकबर के शासनकाल में ही बनवाया था। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके शासनकाल में अलग अलग इमारतों का निर्माण होगा। साहित्य जरूर शुरू से ही रहा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। तो वहां से लेकर के हम आखिर में बहादुर शाह जफर तक भी देखें तब भी चलता ही रहा है साहित्य। चित्रकला देख पाएंगे कि बाबर के समय तो चित्रकला का विकास नहीं हो सका। हुमायूं के समय और विशेष तौर पर अकबर के समय से चित्रकला की विधिवत शुरुआत होती है। पेंटिंग का सिस्टमैटिक स्टार्टिंग होती है अकबर के समय से। जहांगीर के समय तक जाते जाते चित्रकला एक बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगी और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाएगा, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाएगा। संगीत और अन्य तथ्य तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर टॉपिक को शुरू करने से पहले ना एक बात हमने अब तक नहीं पढ़ी है, वो है मुगल साम्राज्य की राजधानियां, कैपिटल्स ऑफ मुगल एम्पायर। देखो, मुगल साम्राज्य की ना अलग अलग राजधानियां रही हैं। जैसे उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाता है अकबर। लाहौर भी राजधानी रही है, फिर आगरा, फिर दिल्ली और फिर दक्षिण भारत में बुरहानपुर। तो आखिरी राजधानी उनकी दिल्ली रही है और दक्षिण भारत में बुरहानपुर उनका एक केंद्र रहा है। तो ये प्रमुख राजधानियां हैं। तो प्रश्न कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। याद रखना, बुरहानपुर को मुगल साम्राज्य की राजधानी मत बोलना। ये दक्षिण भारत में इनका केंद्र था। इट वॉज अ सेंटर इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये इनकी राजधानी नहीं थी। राजधानी में फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली, लाहौर, ये चार ही राजधानियां रही हैं। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, दिल्ली, बस ये चार ही कैपिटल रही हैं। इनके अलावा कोई भी विकल्प में आए तो आप उसको टिक मत करिएगा। अगर प्रश्न ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगलों की राजधानी नहीं रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द कैपिटल ऑफ मुगल, तो क्या याद रखेंगे? सर, चार ही राजधानियां रही हैं, आगरा, फतेहपुर सीकरी,
लाहौर, दिल्ली। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रशासन के बारे में बात करते हैं, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, मुगल प्रशासन की जो शुरुआत मानी जाती है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत मानी जाती है, तो ये कहा गया कि मुगल प्रशासन का जो मॉडल है वो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है वो अकबर ने एस्टेब्लिश किया। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाबर और हुमायूं को समय नहीं मिला था प्रशासन को एकीकृत करने का। बाबर और हुमायूं को इतना टाइम ही नहीं मिला। बाबर तो युद्ध करते करते मर गया, हुमायूं यहां वहां भटकते भटकते आया, राजा बना, अगले साल फिर मर गया वो आदमी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी कि मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक मॉडल है वो अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। ठीक है, तो अकबर को मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक कहा जाता है। इसी के द्वारा बहुत सारी परंपराएं शुरू की गई और अकबर का जो मॉडल था इसमें तुर्क की परंपराएं भी थी, इसमें मंगोल की परंपराएं भी थी, तुर्क परंपरा भी थी, मंगोल परंपरा भी थी, फिर भारतीय परंपराएं भी थी, इसमें अरबी परंपराएं भी थी, अरबिक, और ईरानी या फारसी परंपराएं भी इसमें शामिल थीं। इन सभी परंपराओं के मिश्रण से अकबर ने अपने प्रशासन का मॉडल तैयार किया था, अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल तैयार किया था। हमेशा की तरह अब तक हम देखते आए हैं कि जहां भी राजतंत्र होगा वहां केंद्रीय, निरंकुश और पैतृक अधिकारी तंत्र देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी मुगल साम्राज्य में भी जो संपूर्ण शक्तियां हैं, जो पूरी की पूरी पावर है, जो संपूर्ण शक्तियां हैं, अर्थात जो पूरी की पूरी पावर्स हैं, वो किसके पास थी? वो बादशाह के पास होती थी। और जो बादशाह का पद है, ये पद निर्वाचित नहीं होता था, ये पद आनुवांशिक होता था। ये पूरी की पूरी जो पोस्ट है वो हेरिडेटरल होती थी कि जो भी व्यक्ति अगला पुत्र होगा वही अगला बादशाह बनेगा। ठीक है, देखो मुगल साम्राज्य में ना एक और बहुत बड़ी विशेषता है। जो मुगल साम्राज्य था इस समय तक आते आते कागज का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मुगल साम्राज्य में बड़े पैमाने पर कागज का प्रयोग किया गया है, बहुत बड़े स्तर पर कागज का उपयोग किया गया है। इसीलिए मुगल प्रशासन को या मुगल राज्य को कई बार कागज राज्य भी कहा जाता है या पेपर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पेपर स्टेट हम नेगेटिव सेंस में यूज नहीं कर रहे हैं, पेपर स्टेट यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा है। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मुगल काल में कागजों का अत्यधिक प्रयोग हुआ था। एक और बात है कि मुगल काल का जो प्रशासन था ये मुख्य रूप से सैन्य प्रशासन था, ये मुख्य रूप से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। ये इसलिए कि आप काजी का पद छोड़ दीजिए, अगर हम काजी के पद को छोड़ दें, जो काजी का पद होता था, काजी या सद्र जो भी आप इसे कहना चाहें, काजी या सद्र, इस पद के अलावा जितनी भी पोस्ट होती थी, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दीवान बना हुआ है, दीवान मतलब जो वित्त का लेखा जोखा रखता था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता था। एक व्यक्ति है जो घरेलू मामलों को संभाल रहा है, एक व्यक्ति है जो मनसबदार को संभाल रहा है। आप किसी भी पोस्ट पर हो, आपको सेना में काम करना ही पड़ेगा, आपको आर्मी में काम करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे राजा ने लिपिक का प्रधान घोषित कर दिया कि शुभम आप जो हैं आप हेड ऑफ लिपिक डिपार्टमेंट या हेड ऑफ राइटिंग डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट रहोगे। तो उसके बाद भी अगर कल के दिन मुगलों का कोई युद्ध होता है तो मुझे भी उस युद्ध में लड़ना पड़ेगा। अर्थात हर एक पद के साथ सैन्य पद जुड़ा रहता था, हर एक अधिकारी सैनिक होता था, सिर्फ सद्र और काजी को छोड़ करके। तो ये तीन बड़ी विशेषताएं हैं कि मुगलों में कागज का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ, केंद्रीयकृत शासन था, सेंट्रलाइज सिस्टम था, पूरी शक्तियां बादशाह के पास होती थीं और बादशाह का पद आनुवांशिक होता था, पूरी पावर बादशाह के पास होती थी और बादशाह की जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी होती थी। सैन्य प्रशासन था, काजी के पद को छोड़ने
छोड़ दीजिए तो बाकी सभी पद सैन्य पद भी होते थे। अपार्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ काजी जितनी भी दूसरी पोस्ट होती थी वो मिलिट्री पोस्ट भी हुआ करती थी, अर्थात उन्हें सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी, मिलिट्री सर्विसेज भी देनी पड़ती थी। ये तो हो गया बेस। अब जब जब हम प्रशासन की बात करते हैं हमेशा चर्चा करते हैं हम इकाई की, कि सर प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट कौन कौन सी थी। यही सबसे बड़ा मामला है जहां से सवाल निकल करके आते हैं। तो देखो प्यारे दोस्तों, सबसे ऊपर जो पोस्ट थी, सबसे ऊपर जो पोस्ट थी, तो सबसे पहले नंबर पर तो आता था साम्राज्य। साम्राज्य, अब जो साम्राज्य है, साम्राज्य का वर्गीकरण किया गया था प्रांतों में। प्रांत अर्थात प्रोविंस, प्रोविंस, और प्रांतों को सूबा कहा जाता था। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। फिर अब जो प्रांत हैं, इन प्रांतों को सरकार या जिला में बांटा गया था। इन प्रांतों को जिलों में बांटा गया था, जिला, डिस्ट्रिक्ट, और इसे सरकार कहा जाता था। अब जो ये सरकार है ये तहसील में विभाजित थी, तहसील, और तहसील को परगना कहा जाता था, और इसके बाद आता था गांव, ग्राम, जो कि सबसे छोटी इकाई था, सबसे छोटी इकाई। ये 5 चीजें हमें दिखाई देती। सबसे ऊपर साम्राज्य है, साम्राज्य के बाद प्रांत है, प्रांत के बाद सरकार है, सरकार के बाद परगना है, परगना के बाद ग्राम है। ठीक है, और ग्राम के लिए भी एक शब्द का प्रयोग हुआ है, मावदा, मावदा। ठीक, अब जो साम्राज्य है इसका जो प्रमुख होता था ये बादशाह कहलाता था, जिसके पास सारी शक्तियां होती थीं, जिसके पास सारी की सारी पावर होती थी। जो सूबे का प्रमुख होता था ये सूबेदार कहलाता था, इसे सूबेदार कहा जाता था। जो भी सीएम की पोस्ट मान लीजिए, जो भी जिले का प्रमुख होता था, एक प्रकार से कलेक्टर, उसे फौजदार कहा जाता था, फौजदार। ठीक है, परगना का जो प्रमुख होता था वो शिकदार कहलाता था, वो शिकदार कहलाता था, और गांव का जो प्रमुख होता था उसे मुकद्दम, चौधरी, ऐसे अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता था। मुकद्दम, चौधरी या खुत, ऐसे शब्दों से पुकारा जाता था। तो ये मुगल काल में प्रशासन का पूरा ढांचा था। ये मुगल काल में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट था। अब शाहजहां ने क्या किया था कि शाहजहां ने, ये याद रखना, परगना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा साथियों, शाहजहां ने क्या किया था कि परगना और सरकार के बीच में एक नई इकाई बनाई थी, चकला। ये किसने बनाई थी? शाहजहां ने। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि चकला नामक प्रशासनिक इकाई की किसने स्थापना की थी? तो चकला शुरुआत में नहीं थी, ना अकबर के समय, ना जहांगीर के समय। शाहजहां ने अपने शासन के मध्यवर्ती समय में एक नई इकाई बनाई जिसका नाम था चकला। तो चकला नाम की प्रशासनिक इकाई शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, जो सरकार के नीचे लेकिन परगना के ऊपर काम करती थी। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। मुगल काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव, जिसे मावदा भी कहा जाता था, जिसका प्रमुख मुकद्दम, चौधरी या खुत होता था। प्रांतों को सूबा कहते थे, जिसका प्रमुख सूबेदार होता था। जिले को सरकार कहते थे, जिसका प्रमुख फौजदार होता था। तहसील को परगना कहते थे, जिसका प्रमुख शिकदार होता था। यही बातें याद रखना है साथियों, यहीं से सवाल बनते हैं। ये प्रशासन की इकाइयां हैं, दीज आर द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साम्राज्य, बादशाह, प्रांत, सूबेदार, सरकार, फौजदार, परगना, शिकदार या अमीन, उसको अमीन भी बोला जाता था। ठीक है, शिकदार या अमीन। ग्राम, जिसको मावदा कहते थे, खुत या मुकद्दम। नीचे लिखा हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच में चकला नाम की एक नई इकाई बनाई गई थी।
ठीक है जी, चलो। और अभी आपसे सवाल भी करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को सुनना, बहुत अच्छे से एक एक करके टॉपिक को कवर करना है प्यारे दोस्तों, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि राजत्व किस प्रकार का था। अब राजत्व का मतलब आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राजत्व किस प्रकार का था, ये हम चर्चा करेंगे। अब राजत्व का मतलब आप जानते हैं, राजत्व हमने दिल्ली सल्तनत में भी डिस्कस किया था कि राजत्व अर्थात किंगशिप। तो राजत्व का मतलब होता है राजा किस प्रकार से शासन करेगा, राजा किस प्रकार से शासन करेगा, इसी को हम राजत्व बोलते हैं। एक राजा है वो किस तरह से रूल करेगा, प्रजा के प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, दूसरे अधिकारियों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके शासन के सिद्धांत क्या होंगे, वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत करेगा, इसी को राजत्व कहा जाता है। देखो, मुगलों का जो राजत्व था साथियों, इन्होंने भी दैवीय राजत्व को अपनाया था, इन्होंने दैवीय राजत्व को अपनाया था। और ये जो पूरी की पूरी अवधारणा है, ये सूफी संत शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने विकसित की थी। ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मुगलों का जो राजत्व है, ये सूफी संत शिहारावर्दी के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसे फर्र-ए-इजादी कहा जाता था, इसे फर्र-ए-इजादी कहा जाता था, जिसे हम दैवीय प्रकाश बोलते हैं, लाइट ऑफ गॉड, लाइट ऑफ गॉड, ठीक है। तो मुगलों का जो राजत्व था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये सूफी संत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने विकसित किया था। इसे फर्र-ए-इजादी कहा जाता था, अर्थात ईश्वरीय प्रकाश। अकबर ने इसी के तहत महजर की घोषणा की थी। सिंपल, एक ही फैक्ट यहां से पूछा जाता है कि मुगलों का राजत्व सिद्धांत, राजत्व का मतलब क्या होता है कि एक राजा किन सिद्धांतों के आधार पर शासन करेगा, किन प्रिंसिपल के बेस पर रूल करेगा, उसी को राजत्व कहते हैं। तो मुगलों का जो राजत्व है, ये देवीय राजत्व था, ये डिवाइन किंगशिप था, जिसका आधार सूफी संत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने तैयार किया था। यही प्रश्न पूछा गया था, जिसका आधार सूफी संत शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने तैयार किया था। इसके अनुसार जो राजा है, वो ईश्वर का प्रकाश है इस धरती पर। जो बादशाह होता है, बादशाह इज द लाइट ऑफ द गॉड ऑन दिस प्लेनेट। जो बादशाह है, वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रकाश है, जिसे फर्र-ए-इजादी कहा गया। तो जो बात भी ईश्वर राजा कहेगा, वो एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा कही जा रही है, वो एक प्रकार से गॉड के द्वारा कही जा रही है। तो ये राजत्व का सिद्धांत था, ये इनकी किंगशिप थ्योरी थी। तो ये याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगली जो चीज है कि सर इनका प्रशासन, जैसे हमने अभी बेसिक चर्चा कर ली, बेसिक बातों की बात कर ली कि सर प्रशासन में क्या क्या चीजें थी, हमने राजत्व की बात कर ली, हमने इकाइयों की बात कर ली। अब हमें ये चर्चा करनी है कि इनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था। ध्यान दीजिएगा, पहले हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे, फिर प्रांतीय प्रशासन कैसा था, फिर इनका सरकार का प्रशासन कैसा था, इसके बाद परगना का प्रशासन कैसा था, और अंततः मावदा या गांव का प्रशासन कैसा था। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं, एक एक करके हम चीजों को देखते हैं। देखो, जो केंद्रीय प्रशासन है, इसमें सबसे ऊंचे पद पर बादशाह होता था। सबसे ऊंची जो पोस्ट है, वो बादशाह की होती थी। बादशाह सबसे ऊपर होता था, और बादशाह का सबसे पहला काम होता था जहां बानी। जहां बानी का मतलब है राज्य की रक्षा करना। सबसे ऊपर बादशाह है, हर चीज का प्रमुख बादशाह ही है। एट द एंड जिसका आदेश माना जाएगा वो बादशाह है। और बादशाह को सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी जहां बानी। जहां बानी का मतलब है राज्य की सुरक्षा करना, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, यही प्रमुख उद्देश्य था।
इसके बाद बादशाह की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद जैसा निकाय होता था जिसे विजारत कहा जाता था। अब आप कहेंगे सर आप मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? देखिए, मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग सही नहीं है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहां मंत्री परिषद की वोटिंग के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाएगा। ये सब सलाह देने का काम करते थे, ये सब एडवाइजरी लोग थे। तो इसीलिए मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूं सहायक तंत्र। एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी जिसे विजारत कहा जाता था, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जैसे एक वकील ए मुतलक जो प्रधानमंत्री कहलाता था, वजीर या इसी को दीवान ए कुल कहा गया जो राजस्व और वित्त का प्रमुख होता था, मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। याद है आप लोगों को, दिल्ली सल्तनत में हमने दीवान ए अर्ज के बारे में पढ़ा था। उसी तरह यहाँ पर जो मीर बख्शी है ये सैन्य विभाग का प्रमुख है। ये सेनापति नहीं है, सेनापति तो सिर्फ बादशाह होगा, ये सैन्य विभाग और मनसबदारी विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। मीर समा, जो मीर समा है ये घरेलू विभाग का प्रमुख होता था कि घरेलू व्यवस्था या राजमहल को मेंटेन करना है, ये सब कुछ मीर समा देखा करता था। फिर सद्र उस सुदूर ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, और जब ये न्याय का कार्य करता था तो इसी सद्र उस सुदूर को काजी उल कुजात कहा जाता था। ठीक है। सद्र उस सुदूर जब भी न्याय का कार्य करता था, जुडिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करता था, तो उसे हम काजी उल कुजात कहते थे। अब एक एक करके ना कुछ बातों को समझना, एक एक करके बात को समझना। पोस्ट पहले याद कर लेते हैं, ठीक है। जहां से सवाल बनेगा वो पोस्ट है। तो हमने ये देखा कि सर सबसे ऊपर है बादशाह, बोलो यस और नो। सबसे ऊपर है सर बादशाह, और बादशाह की सहायता करने के लिए एक तंत्र है जिसे हम मंत्री परिषद या सहायक तंत्र या विजारत कहते हैं, और इसमें प्रमुख अधिकारी में सबसे पहला नाम है वकील। अब वकील को प्रधानमंत्री कहा जाता था या वकील ए मुतलक। अब वकील ए मुतलक की जो पोस्ट है ना, ये अकबर ने कमजोर की थी। देखो, बैरम खान इसी पोस्ट पर था। वकील ए मुतलक ये प्रधानमंत्री कहलाता था, प्रधानमंत्री, और इसके पास सारी शक्तियां होती थी। आर्थिक शक्तियां भी इसी के पास हैं, सैन्य शक्तियां भी इसी के पास हैं। उसके अलावा जो वित्त से संबंधित और सामान्य प्रशासन से संबंधित शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इसके पास होती थी। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, वो सारी एक व्यक्ति के पास होती थी जिसका नाम था वकील ए मुतलक, या वकील के नाम से जाना जाता था। अकबर ये बात समझ गया अब जब बैरम खान था कि यार ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है, और एक व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी पावर देना ये सही नहीं है। तब अकबर ने इस पोस्ट को कुछ भागों में बांट दिया। जैसे इसी से उसने एक नई पोस्ट बनाई, दीवान। दीवान का काम था कि ये अब वित्त विभाग को संभालेगा, ये राजस्व या वित्त विभाग को संभालता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसकी शक्ति कम कर दी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लिया। फिर एक और पोस्ट उसने बनाई जिसका नाम था मीर बख्शी। मीर बख्शी से कहा कि तुम सैन्य विभाग को संभालोगे, तुम मिलिट्री डिपार्टमेंट को संभालोगे, और शक्तियां कम हो गई। फिर उसने एक और पोस्ट बनाई, नाम रखा मीर समा। मीर समा से कहा कि तुम पूरी घरेलू व्यवस्था देखोगे, राजमहल में कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन हमारी सेवा में काम करेगा, नहीं करेगा, पूरे काम तुम करोगे। और फिर उसने एक और पोस्ट बनाई, सद्र या काजी, और इसे धार्मिक और न्याय विभाग दे दिया। इसे रिलीजियस और जुडिशियल फंक्शन पकड़ा दिए, और इस तरह वकील की जो शक्तियां थी वो कम कर दी गई, और वकील एक नाम मात्र का पद रह गया, सिर्फ एक नाम मात्र की पोस्ट रह गई। तो साथियों, यहां से सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखना कि कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करता था। जो मीर बख्शी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट था, क्योंकि ये मनसबदारी व्यवस्था का भी काम देखता था। मनसबदारी के पूरे काम मीर बख्शी के द्वारा ही देखे जाते थे। जब तक मीर बख्शी
एक लेटर नहीं साइन करता था तब तक सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि मीर बख्शी सेनापति नहीं था, सेनापति बादशाह ही थे। ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट था। तो वकील प्रधानमंत्री, दीवान राजस्व और वित्त विभाग, मीर बख्शी सैन्य विभाग, मीर समा घरेलू विभाग, सद्र धार्मिक मामले, और जब यही सद्र न्याय विभाग में काम करता था तो इसे काजी बोला जाता था। इंग्लिश में वकील प्राइम मिनिस्टर, दीवान रेवेन्यू एंड फाइनेंस, मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, मीर समा हेड ऑफ डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और सद्र रिलीजियस डिपार्टमेंट, काजी जुडिशियल डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये याद रखना ही है साथियों। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं पीपीटी में इन सभी बातों को, कौन सी पोस्ट का क्या काम है देख लीजिए एक बार। देख पाए कि वकील ए मुतलक, तो वकील ए मुतलक की जो पोस्ट है इसके पास सारी शक्तियां हुआ करती थी, सैन्य आर्थिक सारी शक्तियां इसके पास हुआ करती थी। अकबर ने बैरम खान को वकील बनाया था, इसीलिए बैरम खान बहुत शक्तिशाली बन गया था। बाद में अकबर ने इसे दीवान, मीर बख्शी, मीर समा इन सब में तोड़ दिया था। मुगल सम्राट शाह आलम, ये फैक्ट याद रखना, मुगल सम्राट शाह आलम ने 1783 में महादजी सिंधिया को वकील ए मुतलक की उपाधि दी थी। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है वजीर या दीवान ए कुल, दीवान के नाम से ही जाना जाता है इसे। ये वित्त और राजस्व का प्रमुख था। अकबर ने ये पोस्ट बनाई थी और ये कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति का काम करता था। सबसे पहले मुजफ्फर खान को दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। सबसे पहले मुजफ्फर खान को दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। औरंगजेब ने असद खान को अपना दीवान बनाया था और असद खान सबसे लंबे समय तक दीवान रहा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल में सबसे लंबे समय तक दीवान कौन रहा, तो वो असद खान था। असद खान 31 वर्षों तक दीवान रहा था। अकबर के समय मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल, शाह मंसूर, जहांगीर के समय एतमाउद्दौला, औरंगजेब के समय मीर जुमला, फाजिल खान, असद खान, बहादुर शाह प्रथम के समय मुनीम खान, ये सभी लोग दीवान रहे हैं साथियों। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ये मनसबदारों का पूरा ब्यौरा रखता था। जो भी मनसबदार हैं कि उसको कहां पर नियुक्त, देखो मनसबदारों की नियुक्ति, उनको हटाने का काम और उनको ट्रांसफर करने का काम, ये सारे काम बादशाह ही करते थे। लेकिन मनसबदारों का पूरा प्रबंधन, मनसबदारों का पूरा जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट देखने का काम मीर बख्शी का था। ठीक है, फिर मीर बख्शी सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करता था, तभी सैनिकों को वेतन प्राप्त होता था। यह सम्राट के साथ उनकी यात्राओं पर भी जाता था। मीर बख्शी की सहायता के लिए दो और बख्शी, दूसरा और तीसरा, और अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को फौजदार कहा जाता था। और फौजदार जो है ये इन्हीं के अंडर में काम करते थे। फौजदार का काम होता था, ये सैन्य कमांडर तो होता ही होता था, लेकिन वो जिलों का भी रक्षक होता था, जिलों की भी देखरेख करता था। तो वो भी मीर बख्शी के अंडर में ही काम करते थे, फौजदार जो कि सैन्य कमांडर हुए। ठीक है, फिर सद्र उस सुदूर, ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख था, लेकिन जब भी ये न्याय विभाग के रूप में काम करता तब इसे काजी कहा जाता। एक शब्द है लगानहीन भूमि, मदद ए माश। मदद ए माश लगानहीन भूमि को कहा गया है। एक ऐसी जमीन जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, उसे मदद ए माश कहा गया है। दूसरा सयूर गाल, मुगल काल के दौरान विद्वानों को जो कर मुक्त जमीन दी जाती थी तो उसे सयूर गाल, या देखो मदद ए मास में सारी जमीन आ गई जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है। सयूर गाल में ऐसी जमीन जो कि विद्वानों को दी गई है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो आप ये कह सकते हैं कि मदद ए मास में सब कुछ है, मदद ए मास का ही एक हिस्सा होता था सयूर गाल। तो मदद ए मास और सयूर गाल, सिंपल भाषा में याद रखना, ये टैक्स फ्री लैंड होता था, एक ऐसी जमीन जिस पर कोई भी लगान नहीं लगता था। तो इसकी देखरेख का जो काम है, इसका जो मैनेजमेंट है, ये सद्र उस सुदूर ही देखता था।
इसका मैनेजमेंट सद्र उस सुदूर ही देखता था। ये याद रखना, यहाँ से छोटे छोटे सवाल हैं, देखो बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला मीर समा, ये शाही परिवार और राज परिवार को देखा करता था। बेसिकली क्या चल रहा है रॉयल फैमिली में, कोर्ट कैसे लगेगा, पूरा एक प्रकार से आप ऐसे मान लो कि एक हमारी संसद का आयोजन होना है, तो एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो संसद में हर चीज का ध्यान रखता होगा, सिक्योरिटी, कौन कहाँ बैठेगा, क्या है क्या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखता है। तो ऐसे ही मीर समा था। अन्य अधिकारियों में दीवान ए इंशा, ये पत्राचार और संचार, इसका जो प्रमुख था उसे दबीर ए खास कहा जाता था। दीवान ए इंशा ये कोरिस्पोंडेंस और कम्युनिकेशन का काम करता था। इसके हेड को दबीर ए खास बोलते थे। मीर ए अर्ज ये याचिकाओं का प्रभारी था, ये पिटिशंस को पहुंचाता था राजा तक। परवानची, परवानची एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, समझना कैसे। देखो परवानची एक ऐसी पोस्ट थी कि हर ऑर्डर तो आप राजा के पास नहीं ले जा सकते। अब किसी व्यक्ति को 5 रुपए देना है तो अब उस पे राजा का साइन लगवाने तो नहीं जाओगे। तो परवानची के पास अधिकार होते थे कि कुछ चीजों पर वो खुद ही बिना राजा की अनुमति के अपनी सील लगा देता था और वो ऑर्डर पास हो जाते थे। आपने नायक फिल्म देखी है, तो नायक फिल्म में एक सीन आता है जब बहुत सारे करप्ट अधिकारियों की सूची आती है। अब इतने सारे साइन करने होते हैं अनिल कपूर को कि वो कर ही नहीं पाएगा 24 घंटे में। तो वो अपने सचिव से कहता है कि तुम भी तो ये साइन कर सकते हो ना, तुम भी तो इसमें सिग्नेचर कर सकते हो। तो कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही परवानची एक ऐसी पोस्ट होती थी कि जब बहुत सारे काम है तो छोटे छोटे कामों के लिए राजा के पास नहीं जाता था, ये खुद बादशाह की मोहर लगा देता था और वो आदेश पारित हो जाता था। ठीक है। फिर इसी तरह से मीर ए तुजुक ये शाही समारोहों का प्रबंधन करता था। कोतवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था और इसका काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना। और ये सारी चीजें ना चलती रही भारत में अंग्रेजों के समय। आज भी देखो कोतवाली, आज भी हम शब्द का यूज करते हैं, कोतवाली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कोतवाल का कंसेप्ट यहां से आया। ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था और इसका काम था कि पूरे साम्राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। ठीक है। काजी न्यायाधीश मुहत्सिब, अब मुहत्सिब के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है आप लोगों को। तो मुहत्सिब के बारे में हमने पढ़ा था कि मुहत्सिब को औरंगजेब ने नियुक्त किया था। औरंगजेब के शासन का आधार था शरीयत। इसका मुहत्सिब का काम होता था लोगों की मोरल पुलिसिंग करना, अर्थात ये चेक करना कि लोग शरीयत का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मुहत्सिब नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। दरोगा ए डाक चौकी ये गुप्तचर प्रभाग और सूचना विभाग का प्रमुख होता था। दरोगा ए डाक चौकी ये सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। ऐसे ही कुछ और पद थे, जैसे दीवान ए तन ये वेतन और जागीरों की देखभाल करता। मुशरिफ ये ऑडिट करने का काम करता। फिर मुस्तरफी ये मुशरिफ ने जो ऑडिट किया है उसको भी चेक करता, डबल ऑडिट। और वाकिया नवीश, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि जो वाकिया नवीस है इसका मुख्य कार्य, जो वाकिया नवीस है इसका मुख्य कार्य समाचार को लिखना होता था। शाही आदेश जो भी आया है उसको लिखना, राजा ने जो भी कहा है उन सबको ऑर्डर के रूप में पास करना। तो दो ऑडिटर है, पहला ऑडिटर है मुशरिफ, ये ऑडिट करेगा, और इसके ऊपर आएगा मुस्तरफी। मुस्तरफी जो है वो मुशरिफ के द्वारा किए गए ऑडिट को चेक करेगा। तो एक प्रकार से डबल ऑडिट की व्यवस्था बनाई गई है। वाकिया नवीस ये समाचार लिखता था। न्यूज राइटिंग का मतलब यह है कि जो भी आदेश हैं उन सबको प्रकाशित करने का काम यही व्यक्ति करता था। और दीवान ए तन ये वेतन और जागीर की देखभाल करता था कि वेतन कितना गया कितना नहीं गया। वेतन देने का काम दीवान का था। सैनिकों को वेतन तभी मिलेगा जब मीर बख्शी के द्वारा तरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। पर इन सबको देखना कि किसको कितना वेतन जा रहा है, रिकॉर्ड रखना, ये दीवान ए तन। और दीवान ए तन जो है वो दीवान के अंदर ही काम करता था, दीवान की पोस्ट के अंदर ही दीवान ए तन काम किया करता था। तो ये प्रमुख पोस्ट है। चलो एक बार आपसे रिवीजन करा लेते हैं चीजों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान देना, एक एक करके जवाब देना।
सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि मुगल काल में उस अधिकारी का नाम बताइए जो राजस्व और वित्त की देखभाल करता था, जो रेवेन्यू और अकाउंटिंग को फाइनेंस को देखा करता था। तो आप कहोगे रेवेन्यू और फाइनेंस को देखने का जो काम है वो दीवान करता था। दूसरा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सैन्य विभाग का प्रमुख था और मनसबदारी व्यवस्था का भी प्रमुख था। मीर बख्शी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो शाही परिवार और घरेलू विभागों को संभालता था। मीर समा। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो मदद ए मास या सरयू गल की देखरेख करता था। सर, मदद ए मास या सरयू गल का मतलब है ऐसी जमीन जिस पर कर नहीं लगता, इसकी देखरेख का काम धार्मिक विभाग का जो प्रमुख होता था सद्र, वही इसकी देखभाल करता था। और जब ये सद्र न्याय विभाग के रूप में काम करता था, न्यायाधीश के रूप में काम करता था, तो इसको काजी बोला जाता था। बहुत बढ़िया। और कुछ सवाल हैं, जैसे एक सवाल आपसे यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कौन करता। तो मुगल काल में कानून व्यवस्था बनाने का जो काम है वो कोतवाल का था। पुलिस विभाग का प्रमुख ही होता था। दीवान ए डाक चौकी ये गुप्तचर और सूचना विभाग का प्रमुख था। वाकिया नवीस ये समाचारों को लिखा करता था कि क्या आज समाचार आया है। परवानची ये बहुत छोटे छोटे आदेश जिसके लिए सम्राट के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो बिना बादशाह के अनुमति के छोटे छोटे आदेशों को ये पारित कर दिया करता था। तो यही बातें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, परगना, इन सभी प्रकार के प्रशासन की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखो, इंपॉर्टेंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब 5 मिनट में छोटी छोटी चर्चा प्रांत पर, सरकार पर, परगना पर, ग्राम पर, न्याय, इन सब की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतों का विभाजन अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ने 1580 में मुगल साम्राज्य में सूबे की व्यवस्था शुरू की, प्रांतों की व्यवस्था शुरू की। अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि अकबर को ही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, अकबर को ही मुगल प्रशासन का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं और बाबर को समय नहीं मिला था। तो 1580 में अकबर ने सूबों का वर्गीकरण किया, उसने अलग अलग सूबों में बांट दिया। अकबर के समय शुरुआत में 12 प्रांत थे, फिर 3 प्रांतों की संख्या और बढ़ गई तो कुल 15 प्रांत हो गए। जहांगीर के समय भी प्रांतों की संख्या 15 ही थी। शाहजहां के समय कश्मीर, सिंध और उड़ीसा ये 3 नए प्रांत बन गए, तो प्रांतों की संख्या 18 हो गई। औरंगजेब के समय, अब अधिकांश किताबें कहती हैं 20, कुछ किताबें कहती हैं 21, ज्यादा मान्य 20 ही है कि 2 प्रांत और जुड़े, गोलकुंडा और बीजापुर। लेकिन कुछ किताबों का मानना है कि नहीं, 3 प्रांत जुड़े थे, तो वो 21 कहते हैं। तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या क्या है? ज्यादा सही जवाब 20 होना चाहिए, पर कुछ किताबें 21 भी कहती हैं कि गोलकुंडा और बीजापुर 2 नए प्रांत जोड़े थे औरंगजेब ने। तो औरंगजेब के समय तक आते आते प्रांतों की संख्या 20 या 21 हो गई थी। अकबर ने सबसे पहले 12 प्रांतों में बांटा, फिर 15 प्रांत हो गए। जहांगीर के समय भी 15 थे, शाहजहां के समय 18, औरंगजेब के समय 20 या 21। जो प्रांतों का प्रमुख है वो सूबेदार कहलाता था। इसी को सिपह सलार या नाजिम भी कहा जाता, और सूबेदार की नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। ही वॉज अपॉइंटेड बाय बादशाह। जो सूबेदार है उसे बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ही वॉज अपॉइंटेड बाय बादशाह। ठीक है। फिर एक पद होता था दीवान ए सूबा। जो दीवान ए सूबा है ये भी बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और जिस तरह दीवान केंद्रीय राजस्व को संभालता था, उसी तरह दीवान ए सूबा प्रांतीय राजस्व को संभालता था। जिस तरह दीवान सेंट्रल रेवेन्यू को संभाला करता था, उसी तरह दीवान ए सूबा प्रोविंशियल रेवेन्यू और फाइनेंस को संभाला करता था, प्रांतीय वित्त और राजस्व को संभाला करता था। तो एक पद सूबेदार का बड़ा महत्वपूर्ण है, और सूबेदार के बाद दीवान का पद बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बादशाह के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। आइए और अधिकारियों की बात कर लेते हैं। तो प्रांतों में सूबेदार और दीवान, इन सब के अलावा यहाँ बख्शी नाम का एक अधिकारी भी होता था। अब मीर बख्शी वो
केंद्रीय सेना विभाग का प्रमुख है, वो सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड मीर बख्शी है। ठीक इसी तरह जो राज्य हैं, यहाँ के जो सैन्य मामले होते थे, इनका प्रमुख बख्शी कहलाता था। ठीक है, फिर सरकार या जिले का प्रशासन कैसे चलता था, तो इसका प्रमुख फौजदार है। फौजदार सैन्य कमांडर को भी कहा जा रहा है, याद रखिएगा। जो आमिल या अमल गुजार, ये राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर है। बितमची, ये लिपक है। अब देखो इसको ना कितने अच्छे से आप कवर कर सकते हो। एक परगना और देख लें। परगने का प्रमुख शिकदार होता था, ये सैन्य विभाग को संभालता था। राजस्व का प्रमुख आमिल होता था, ये गांव के किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाता था। अब आप ऐसे समझो, अगर आप तीन चीजों को समझ पाओ तो एक है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और यहां पर है प्रांत अर्थात सूबा, और फिर यहां पर है सरकार या जिला, और यहां पर है परगना। अब इनके हेड कौन है? अगर हम प्रमुख की बात करें तो आप क्या कहोगे? पर यहां पर तो प्रमुख है बादशाह। प्रांतों में जो प्रमुख है वो है सूबेदार। आंसर दीजिएगा तभी मजा आएगा आपको। सरकार में जो प्रमुख है वो है फौजदार, जो कि सैन्य कमांडर भी है, और परगना में जो प्रमुख है वो शिकदार है। ठीक है, अब इनके बाद जो अगली पोस्ट है वो है रेवेन्यू, कि वित्त का प्रमुख कौन है। रेवेन्यू अर्थात फिनेंस, वित्त का प्रमुख कौन है? तो यहां दीवान, ठीक है, यहां दीवान ए सूबा, दीवान ए सूबा। ठीक है, यहां सरकार में आमिल, सरकार में आमिल या अमल गुजार, आमिल या अमल गुजार, और परगना में, सॉरी यहां अमल गुजार है, परगना में आमिल है। ठीक है, अमल गुजार, अमल गुजार, और यहां आमिल। ये प्रमुख अधिकारी हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो याद रखना है आपको, जहां से सवाल बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी फौजदार कोषाध्यक्ष है, कारकून ये लिपिक है, कानून गो ये पटवारियों का प्रमुख होता था। जो कानून गो की पोस्ट है वो पटवारियों का प्रमुख होता था। हेड ऑफ पटवारी को हम कानून गो बोला करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है न्याय प्रशासन अर्थात जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ऊपर इसमें भी बादशाह है, सबसे ऊपर बादशाह। हर चीज में जहां भी राजतंत्र होगा, जहां पर भी, जहां जहां आपको राजतंत्र देखने मिलेगा, जहां जहां आपको मोनार्की रूल देखने मिलेगा, वहां हर चीज का प्रमुख बादशाह ही होगा। ठीक है, फिर काजी ये न्याय विभाग का प्रमुख था। मुफ्ती ये शरीयत की व्याख्या करता था। मीर अदल काजी के फैसलों को लागू करता था और रिकॉर्ड करता था। काजी ए लश्कर ये सैन्य मामलों का न्यायाधीश था। यहां से सवाल बन सकता है कि सैन्य मामलों के न्यायाधीश को काजी ए लश्कर कहा जाता था। जो सैन्य मामलों का न्यायाधीश होता था उसे काजी ए लश्कर कहा जाता था, याद रखिएगा। न्याय के स्रोत शरीयत, कुरान की व्याख्या, बादशाह की व्याख्या, और बादशाह द्वारा कानून के संग्रह, ये प्रमुख कानून होते थे। शरीयत ही प्रमुख कानून था, शरीयत के आधार पर ही शासन चलाया जाता था। तो यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं एक बार ये देख लीजिए, फिर हम सैन्य प्रशासन पर आएंगे। तो प्रमुख सवाल जो बनते हैं कि जिलों को क्या कहा जाता था? सरकार। जिले का प्रमुख कौन होता था? फौजदार, जो कि एक सैन्य कमांडर भी था। फिर परगना अर्थात तहसील, उसका प्रमुख कौन है? शिकदार, जो वहां सैन्य व्यवस्था को संभालता था। उसके नीचे आमिल काम करता था, जो राजस्व को संभालता था। कानून गो था, जो कि पटवारियों का प्रमुख हुआ करता था साथियों। ठीक है, यही सवाल पूछे जाते हैं। न्याय विभाग के प्रमुख को काजी कहा जाता था। न्याय जो भी काजी फैसले देता था उसे मुफ्ती के द्वारा लिखा जाता था और लागू कराया जाता था। काजी ए लश्कर
ये सैन्य अदालत का प्रमुख होता था। मिलिट्री कोर्ट के हेड को काजी ए लश्कर के नाम से जाना जाता था। एक बार ध्यान से आप इसे देखो, फिर हम अगले हिस्से पर आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब न्याय प्रशासन के बाद जो अगला है वो है सैन्य प्रशासन। देखो, मुगल काल में ना सेना के अलग अलग विभाग थे, अलग अलग प्रकार की उनकी सेना थी। जैसे हाथियों की सेना, पैदल सेना, घोड़ों की सेना, उनका एक तोपखाना हुआ करता था। फिर उन्होंने नेवी बनाने की भी कोशिश की थी, ऑल्दो वो नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, पर ठीक है उनके पास नेवी भी थी। तो अलग अलग प्रकार की सेना उनके पास थी, पैदल सेना, घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, तोपखाना, ये और नेवी, ये सारी सेना उनके पास थी। लेकिन मुगलों की जो सबसे महत्वपूर्ण सेना थी वो थी अश्व सेना, उनके घोड़ों की सेना। तो ध्यान से समझिएगा, अश्व सेना जो है इनकी दो अलग अलग श्रेणियां हुआ करती थी। अश्व सेना को रिसाला कहा जाता था, अश्व सेना को रिसाला कहा जाता था। और इनकी दो अलग अलग श्रेणियां थी, एक थी बरगीर और दूसरी थी सिलहदार। जो बरगीर है, ये राज्य के द्वारा ही इन्हें घोड़े और हथियार मिलते थे, इसलिए इनका वेतन कम होता था। जो सिलहदार हैं, ये ऐसे सैनिक होते थे जो घोड़े और हथियार खुद खरीदते थे, इसलिए इनका वेतन भी ज्यादा होता था। तो अश्व सेना, जिसे रिसाला कहा जाता है, उसमें दो भाग हैं। एक हिस्सा है बरगीर, ऐसे सैनिक जिन्हें घोड़े और हथियार राज्य के द्वारा मिलते हैं, और सिलहदार, जिन्हें घोड़े और हथियार खुद खरीदने होते हैं। फिर दाग ए महाली। अब देखो, एक बात और याद रखिएगा, हमने ये बात पहले डिस्कस की थी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी। बीच में प्रशासन बहुत कमजोर हो गया, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। लेकिन जब अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया, जो कि उसके पूरे प्रशासन का आधार रहा, क्योंकि मनसबदार का मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ सैनिक थे, बहुत सारे मनसबदारों का काम प्रशासन को संभालना भी था, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना था। तो उसे ये समझ में आ गया कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू नहीं करेंगे तो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होगा, करप्शन बहुत ज्यादा होगा। यही कारण है कि अकबर ने 1572 और 73 में, 1572 1573 में दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय पर एक ही दाग लगाया जाता था घोड़े में, यहाँ दो दाग लगाए गए। एक शाही दाग और दूसरा मनसबदार का दाग। एक तो जो शाही है, मुगलों का शाही दाग है, वो लगाया जाता, और दूसरा कि ये घोड़ा किस मनसबदार के अंतर्गत आ रहा है। तो हाथी और घोड़े, इन सभी को दाग लगाया जाता था। और दो तरह के दाग होते थे, एक शाही और दूसरा मनसबदार का दाग। तो ये सब याद रखना कि अकबर ने भी दाग प्रथा की शुरुआत की थी। इसके लिए दाग ए महाली नाम का एक विभाग भी बनाया गया था। ठीक है। हस्ती सेना अर्थात हाथियों की सेना, इसके लिए पील खाना नाम का एक विभाग बनाया गया, और हाथियों के समूह को हल्का कहा जाता था। मीर बहर, ये नेवी या जो नौसेना है उसका जो प्रमुख है, उसे मीर बहर कहा जाता था। पैदल सेना को पायका कहते थे। ये सेना का सबसे बड़ा भाग जरूर था, लेकिन सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग रिसाला अर्थात घुड़सवार सेना कहलाती थी। ये दो तरह के होते थे, एक एहसान जो पहरेदार थे, और एक सेहबंदी जो कि कमजोर श्रेणी में आते थे। फिर दरोगा ए तोपखाना या मीर आतिश जो है वो तोपखाना विभाग का प्रमुख होता था साथियों। ठीक है, ये तोपखाना विभाग का प्रमुख होता था। बाबर के समय उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा, अकबर के समय उस्ताद कबीर और उस्ताद हुसैन, जहांगीर के समय उस्ताद पेत्रोदा, ये प्रमुख रहे हैं। तो अब अगर हम इसको समराइज करें, अगर इस पूरी कहानी को हम समराइज करके समझने की कोशिश करें, तो हमें यह समझ में आता है कि सर, जब भी मुगलों की सेना की बात की जाएगी, जब भी हम मुगल सेना के बारे में पढ़ेंगे या मुगल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इसका जो एक हिस्सा है, वो है अश्व सेना, जो कि बहुत प्रमुख होती थी
और अश्व सेना को रिसाला कहा जाता था। ये भी दो तरह के होते थे, दो तरह के सैनिक। फिर एक और हमें पील खाना, पील खाना का मतलब था हाथियों की सेना। फिर एक हमें पायदा, पायदा का मतलब क्या है, पैदल सेना। इनकी संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। फिर एक क्या है, नेवी, ठीक है, अर्थात नौसेना। जो नौसेना का प्रमुख है वो मीर बहार कहलाता था, ठीक है। फिर हमें तोपखाना भी दिख रहा है यहाँ, दीवान ए तोपखाना भी है, दीवान ए तोपखाना भी है। तो ये प्रमुख चीजें थी। दूसरा, अकबर के द्वारा दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी। जो दाग प्रथा है इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी और दो तरह के दाग लगाए जाते थे, एक शाही दाग जो कि, और दूसरा मनसबदार। जो मनसबदार होता था उसके द्वारा भी एक दाग लगाया जाता था। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है जो आपको याद रखनी है। डेफिनेटली यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, यहाँ से भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, याद रखिएगा। और जो मीर आतिश है ये भी याद रखना कि जो तोप खाना का प्रमुख है इसे मीर आतिश बोला जाता था। तोप खाने के प्रमुख को मीर आतिश बोला जाता था। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो ये हमारी सैन्य व्यवस्था थी। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था पर, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर, जिसे राजस्व व्यवस्था कहते हैं। चलो, इस व्यवस्था को थोड़ा ध्यान से समझना, रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो जो हमारा अगला हिस्सा है वो है मुगल काल की राजस्व व्यवस्था, अर्थात रेवेन्यू सिस्टम। और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसलिए अच्छे से समझना। देखो, मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था का संस्थापक है वो अकबर को माना जाता है। मुगल काल में राजस्व व्यवस्था का संस्थापक, फाउंडर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल पीरियड, ये अकबर को बोला जाता है कि अकबर के द्वारा राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। जो अकबर है उसने रेवेन्यू सिस्टम को शुरू किया था और अकबर ने इसकी प्रेरणा जो ली थी वो पूरी की पूरी प्रेरणा मिली थी शेर शाह सूरी से, ठीक है। पूरी प्रेरणा मिली थी शेर शाह सूरी, और शेर शाह सूरी के ही एक मंत्री थे और मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। मंत्री का नाम था राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल ने बहुत मदद की थी अकबर की, उसकी राजस्व व्यवस्था बनाने में, उसके रेवेन्यू सिस्टम को बनाने में। और राजा टोडरमल 9 रत्नों में से एक थे। अब अगली बात यह है कि आखिर आय का प्रमुख स्रोत क्या था। आय का प्रमुख स्रोत, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये बात तो आप पता है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं कि सर पुराने समय में जब तक हम इतिहास में रहे हैं, आय का प्रमुख स्रोत हमेशा भू राजस्व ही रहा है। आय का प्रमुख स्रोत हमेशा लैंड रेवेन्यू ही रहा है। 90% के आसपास जो आय होती थी वो भू राजस्व से होती थी। बाकी कुछ और चीजें भी थी, अन्य भी कुछ चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे हमें जजिया का उल्लेख मिलता है, हालांकि अकबर ने बंद किया था लेकिन बाद में शुरू कर दिया गया। जकात का भी हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है, जजिया है, जकात है। फिर खालसा भूमि होती थी, ठीक है, खालसा भूमि से भी आय होती थी। खालसा भूमि मतलब सरकारी जमीन, ठीक, खालसा भूमि मतलब सरकारी जमीन। एक राजगामिता कानून हुआ करता था, राजगामिता कानून। तो राजगामिता कानून क्या था? देखो, राजगामिता लॉ या राजगामिता कानून का मतलब होता था, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो मर गया। अब जब वो व्यक्ति मरा तो उसके परिवार में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है जो उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके। तो ऐसी प्रॉपर्टी को राज्य अपने में विलय कर लेता था। ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको स्टेट में दे दिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है ए नाम का, ए व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके पास 10 एकड़ की जमीन थी। अब उस व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है, तो जो 10 एकड़ जमीन है वो राज्य को मिल जाएगी। वो जो 10 एकड़ का लैंड है वो स्टेट को दे दिया जाएगा, प्यारे दोस्तों। तो इसी के तहत राजगामिता कानून आता था। ये राजगामिता लॉ इसके तहत आया करता था।
तो ये आय के मुख्य स्रोत थे। इसके अलावा राज्य की आय जो है वो निसार, नियाज और नजर के द्वारा भी होती थी। ये तीन चीजें और हुआ करती थी, निसार, नियाज और नजराना। ये अलग अलग उपहार हैं जो कि बादशाह को मिला करते थे। ये अलग अलग उपहार हैं जो कि बादशाह को मिला करते थे। तो अब सवाल अगला आ गया कि सर आपने कहा सबसे महत्वपूर्ण जो प्रणाली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली है, वो भू राजस्व प्रणाली है, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। बिल्कुल सही है सर। तो भू राजस्व के लिए कौन कौन सी प्रणालियों का प्रयोग किया गया? जैसे जब हम ब्रिटिश भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के तहत उसमें उपयोग किया गया रैयतवारी का, महलवारी का, इस तरह की अलग अलग नीतियों का प्रयोग हुआ। तो जब हम भू राजस्व नीतियों की बात करते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की बात करते हैं, तो इसमें एक व्यवस्था आती है इजारा व्यवस्था, इजारा या इजारेदारी की व्यवस्था। इजारा या इजारेदारी की व्यवस्था हम पढ़ेंगे, ये अंग्रेजों ने भी इस्तेमाल की थी। एक इसमें आती है बटाई व्यवस्था, बटाई व्यवस्था, इसी को भाउली या माउली व्यवस्था भी कहा जाता है, भाउली या माउली व्यवस्था भी कहा जाता है। एक आती है सबसे महत्वपूर्ण जप्ती, या इसी को हम दहसाला, या इसी को हम बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो कि टोडरमल ने शेर शाह सूरी के द्वारा रे नाम की व्यवस्था या राई नाम की व्यवस्था पर शुरू किया था। और एक होती है कनकूत व्यवस्था, जो कि औरंगजेब के समय प्रचलित रही, कनकूत व्यवस्था। ये सारी की सारी भू राजस्व की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी लैंड रेवेन्यू के सिस्टम है। ठीक है, तो चाहे वो इजारेदारी की व्यवस्था हो या फिर नस्क प्रणाली हो, कनकूत प्रणाली हो। कनकूत को दाना बंदी भी बोलते हैं, दाना बंदी। और एक और प्रणाली रही नस्क, एक और प्रणाली रही नस्क व्यवस्था। ये सब भू राजस्व की व्यवस्थाएं थी, ये सब लैंड रेवेन्यू की व्यवस्थाएं थी। तो आप पता है कई बार सवाल बड़ा सीधा पूछ लेता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लेता है कि कनकूत सिस्टम क्या था, तो भू राजस्व की प्रणाली थी। नस्क क्या था, ये भी लैंड रेवेन्यू की प्रणाली थी। जप्ती, दहसाला या बंदोबस्त, जो कि टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी, ये क्या है, भू राजस्व की प्रणाली है, लैंड रेवेन्यू। ये वो तरीके हैं जिनके आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था और भू राजस्व वसूला जाता था। ये सारे के सारे वो तरीके हैं, बेस्ड ऑन दैट लैंड रेवेन्यू को डिटरमाइन किया जाता था और फिर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। एक और चीज है ना जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब भी आप मुगल काल की बात करोगे तो मुगल काल में आपको दो शब्द मिलेंगे प्यारे दोस्तों, और ये शब्द याद रखना। एक शब्द है जमा और एक शब्द है हासिल। एक शब्द है जमा और एक शब्द है हासिल। देखो, जमा का मतलब होता है अनुमानित राजस्व। जो जमा है, जमा का मतलब यहां पर है अनुमानित राजस्व। आपने एक अनुमान लगाया, तो अनुमानित जो राजस्व है एक एस्टिमेशन है रेवेन्यू का। जैसे आपने कहा कि यार हमें साल के अंत तक 100 रुपए का रेवेन्यू मिल जाएगा। और हासिल का मतलब क्या है, हासिल का मतलब है वास्तविक, हासिल का मतलब है वास्तविक राजस्व, एक्चुअल जो हमें मिला है, एक्चुअल। तो आज भी हमारे बजट में दोनों तरह की चीजें होती हैं। एक तो हम अनुमान भी लगाते हैं कि यार हमें इतना पैसा मिल जाएगा, और दूसरा आता है वास्तविक कि हमने जो अनुमान लगाया था वो सही है या नहीं है। तो ये राजस्व व्यवस्था थी, अकबर ने शुरुआत की थी। हम एक एक व्यवस्था के बारे में दो दो पॉइंट पढ़ेंगे, तो परेशान मत होना। अकबर ने शुरू किया था शेर शाह सूरी और टोडरमल की व्यवस्था के आधार पर। भू राजस्व अर्थात लैंड रेवेन्यू सबसे महत्वपूर्ण था। उसके अलावा जजिया, जकात, खालसा, राजगामिता कानून, निसार, नियाज, नजराना। ठीक है, भू राजस्व में इजारेदारी व्यवस्था, बटाई
भावली या गल्ला बख्शी, इसी को गल्ला बख्शी भी बोलते थे, गल्ला बख्शी, जप्ती, दहसाला या बंदोबस्त, कनकूत या दानाबंदी, नस्क, ये सारी भू राजस्व वसूलने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के अलग अलग सिस्टम थे। जमा का मतलब था अनुमानित और हासिल का मतलब था वास्तविक राजस्व। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहां से सवाल बन सकते हैं। अब एक एक करके हम व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इजारा व्यवस्था की बात करते हैं। एक एक करके हम सारे सिस्टम डिस्कस करेंगे, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इजारा या इजारेदारी की बात करते हैं कि इजारेदारी की व्यवस्था आखिरकार क्या होती थी या इजारा सिस्टम क्या होता था। देखो प्यारे दोस्तों, इजारेदारी व्यवस्था का मतलब इसमें होता यह था कि जैसे मान लीजिए कि ये जमीन का एक टुकड़ा है, ये मान लीजिए कि ये जमीन है, और ऐसा कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये 1 एकड़ की जमीन है। अब इस जमीन के लिए नीलामी होती थी। इसके लिए क्या होगा? नीलामी अर्थात बोली, नीलामी या ऑक्शन होगा इसका। ऑक्शन किस चीज का? कि कौन कितना राजस्व ला करके दे सकता है। तो एक किसान आया, जिस एक व्यक्ति आया ए, उसने कहा कि हम 1 साल में यहाँ 100 रुपए का रेवेन्यू दे देंगे। दूसरा व्यक्ति आया बी, उसने कहा हम 210 रुपए का रेवेन्यू दे देंगे। एक व्यक्ति आया सी, उसने कहा हम 150 रुपए का रेवेन्यू दे देंगे। तो सबसे अधिक बोली किसने लगाई? सी। तो इसकी जमींदारी या इसका जो इजारेदारी का अधिकार है वो किसको मिल जाएगा? वो सी नाम के व्यक्ति को मिल जाएगा। अब इससे राज्य का फायदा क्या है? राज्य का फायदा यह है कि राज्य को मतलब नहीं है तुमको 150 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं, तुमने बोली कितने की लगाई? 150 रुपए की। अब ये 150 रुपए एक मुश्त, जैसे हम इंग्लिश में लमसम बोलते हैं, एक मुश्त राज्य के पास आ जाएगा। तो राज्य को एक निश्चित आय हो गई, जो स्टेट है इसको एक डेफिनेट इनकम होने लगी कि भाई साहब 150 रुपए तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी किसानों को। अब आप खुद सोच के देखो कि यहां पर मान लो इस जमीन से 1 साल में पता पड़ा कि सिर्फ 200 रुपए का ही उत्पादन हो रहा है। कितना उत्पादन हो रहा है? 200 रुपए का। अब 150 रुपए तो वो राज्य को दे चुका है, अब जमींदार भी तो कमाएगा, तो उसने 30 रुपए और ले लिए। तो किसान के पास कितना बचा? किसान जिसने खेती की उसके पास सिर्फ 20 रुपए बचे। तो इस व्यवस्था में किसान का अत्यधिक शोषण होगा, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन होगा। कोई भी तय नहीं है, किसान को कितना भी लगान देना पड़ सकता है। बस राज्य का फायदा हो गया कि राज्य को एक बार में ही पूरा पैसा मिल गया, स्टेट को एक बार में ही पूरा का पूरा पैसा मिल गया। इस तरह की व्यवस्था थी इजारेदारी की व्यवस्था। अब इजारेदारी के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि हम जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग नाम का एक व्यक्ति था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया था और बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था वो। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को खत्म किया और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, परमानेंट सेटलमेंट को शुरू किया। तो एक बार ध्यान से इस व्यवस्था को देख लो, फिर हम अगली व्यवस्था की बात करेंगे जिसे हम बटाई या गल्ला बख्शी या भावली व्यवस्था के नाम से जानते थे। चलिए, तो अब हम अगली व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जो अगली व्यवस्था है उसे बटाई व्यवस्था या इसी को गल्ला बख्शी या इसी को माउली या कुछ किताबों में इसे भावली, इन नामों से जाना जाता था। तो एक और व्यवस्था है जिसे बटाई, गल्ला बख्शी, माउली या भावली जैसे नामों से जाना जाता है। इस प्रकार के नामों से इस व्यवस्था को जाना जाता था। अब ये व्यवस्था क्या थी और ये किस तरह से काम करती थी? देखो, इसमें एक शब्द पकड़ो, शब्द है बटाई। बटाई का मतलब ही होता था कि इसमें राज्य और किसान के बीच में, इसमें राज्य और किसान के बीच में बंटवारा हो जाता था, अर्थात डिवीजन हो जाता था। और ये कहा जाता कि देखो, जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, किसान के पास अगेन
1 एकड़ की जमीन है। मान लीजिए कि किसान है, उसके पास 1 एकड़ की जमीन है। अब ये जो 1 एकड़ की जमीन किसान के पास है प्यारे दोस्तों, तो ये कहा जाता कि जितना भी उत्पादन होगा उसका 1/3 राज्य के पास जाएगा, उसका 1/3 स्टेट के पास जाएगा। उसका 1/3 हिस्सा किसके पास जाएगा? तो इसका जो 1/3 है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 किलोग्राम गेहूं आया, तो 100 किलोग्राम का 1/3 कितना हो गया? 33 किलो। तो 33 किलो राज्य लेकर के जाएगा, बाकी किसान अपने पास ही रखेगा। और ये 3 तरह से डिवाइड किया जाता, एक खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ये याद रखना, ये 3 तरह से लिया जा सकता था। 3 ऑप्शन थे किसानों के पास। एक ऑप्शन था खेत बटाई, एक ऑप्शन था खेत बटाई, एक ऑप्शन था लंक बटाई और एक ऑप्शन था रास बटाई। ये 3 तरीके होते थे किसान के पास कि वो 3 तरीकों से अपने रेवेन्यू को चुका सकता है। खेत बटाई में ये होता था कि जब फसल लगाई जाती तो फसल का ही विभाजन कर लिया जाता। जैसे हमने गेहूं लगाया, कितना गेहूं आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है, खड़ी फसल है, गेहूं पक चुका है, पकने के बाद भाई 1/3 गेहूं राज्य ले जाएगा, बाकी की फसल हमारे ही खेत में छोड़ दी जाएगी। तो ये खेत बटाई है। जब खड़ी फसल को काट के राज्य ले जा रहा है, गेहूं उग गया, तो जैसे ही गेहूं उग गया तो 1/3 गेहूं राज्य ले गया, 1/3 गेहूं राज्य लेके चला गया, बाकी छोड़ गया। दूसरा लंक बटाई। लंक बटाई में क्या होता था, जो गट्टर समझते हो आप लोग, गट्टर बोला जाता है। गट्टर का मतलब जब फसल को काट लिया जाता है, थ्रेसिंग से पहले फसल के ऐसे गट्ठे बना लिए जाते हैं, वो गट्ठर कहलाते हैं। तो फिर बहुत सारे गट्ठे बना लिए, मान लो 100 गट्ठे बना लिए, तो 100 में से 33 गट्ठे राज्य ले जाएगा और बाकी के गट्ठे जो है 66 या 67 गट्ठे वो किसान के लिए छोड़ जाएगा। तो ये फसल कटने के बाद। और तीसरा जो होता था इसमें, ये अनाज और नगद दोनों के रूप में होता था। या तो जब पूरा अनाज निकल गया, थ्रेसिंग वगैरह हो गई, या फिर अनाज को किसान ने बेच दिया, बेचने के बाद उसे 1,000 रुपए का मुनाफा हुआ, तो 1,000 में से 33% सरकार को दे दो, बाकी अपने पास रख लो। तो 3 तरह से ये बंटवारा किया जाता था। आप चाहो तो पूरे खेत का बंटवारा कर दो, फसल जब खड़ी हुई है तो खड़ी फसल का 1/3 राज्य ले जाएगा। लंक बटाई, फसल कटने के बाद उनके गट्ठे बना दो, गट्ठे बनाने के बाद राज्य 1/3 ले जाएगा। या फिर थ्रेसिंग करो, अनाज निकालो, अनाज का 1/3 राज्य को दे दो, या फिर अनाज को बेच के आओ, बेच के जो पैसा मिला उस पैसे का 1/3 राज्य को दे दो, जिसे रास बटाई कहा जाता था। तो ये बटाई या गल्ला बख्शी या माउली नाम की एक व्यवस्था थी। इसमें राज्य और किसान के बीच एक निश्चित अनुपात, सामान्यतः 1/3 अनुपात जो होता था वो रखा जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बटाई व्यवस्था हो गई। बटाई के अलावा हमने इजारी व्यवस्था डिस्कस कर ली, तो इजारा व्यवस्था भी हो गई और बटाई व्यवस्था भी हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा हम नस्क और कानकूद के बारे में कर लेते हैं, फिर हम दहसाला के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगली जो व्यवस्था है यह है नस्क व्यवस्था। नस्क, नस्क की व्यवस्था मतलब कोई मतलब की व्यवस्था नहीं थी, नस्क, ठीक है। नस्क व्यवस्था का जो प्रचलन है ये औरंगजेब के समय मुख्य रूप से हुआ था। ये औरंगजेब के समय मुख्य रूप से हुआ था। इसमें क्या होता था, ये पूरी तरह अनुमान पर आधारित थी, पूरी तरह से अनुमान पर आधारित व्यवस्था थी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये पूरी तरीके से एस्टिमेट पर डिपेंड करती थी। इसमें ना तो भूमि की पैमाइश की जाती थी, किसी भी तरह से भूमि की पैमाइश नहीं होगी, अर्थात लैंड मेजरमेंट नहीं होगा। जो लैंड है इसका मेजरमेंट नहीं होगा, ना ही भूमि की पैमाइश होगी और ना ही इसमें भूमि और फसल का वर्गीकरण होगा। बस एक सरकार ने जगह देखी, जगह देखने के बाद पिछले वर्षों के रिकॉर्ड निकाले, जो पिछले वर्षों के रिकॉर्ड हैं, पिछले वर्षों के रिकॉर्ड निकाले कि कितना उत्पादन हुआ है और पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व को तय कर दिया। ये व्यवस्था थी नस्क व्यवस्था। ये गुजरात में जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है
वहां पर इस व्यवस्था को मुख्य रूप से लागू किया गया था। तो बंगाल, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें ना भूमि को मापा जा रहा है, ना फसल का वर्गीकरण किया जा रहा है, ना जमीन का वर्गीकरण किया जा रहा है। बस ये देखा गया कि भाई साहब पिछले 10 सालों में हर साल या पिछले 2-3 सालों में यहाँ अच्छी फसल हुई है, 50 किलो गेहूं हो रहा है, चलो 25 हमको दे दो। कोई भी एक रेट तय कर दिया जाता। तो नस्क पूरी तरीके से अनुमान पर आधारित व्यवस्था थी, पूरी तरीके से एस्टिमेशन पर डिपेंड एक सिस्टम था जिसका औरंगजेब ने इस्तेमाल किया था। इसी का थोड़ा सा चेंज जो रूप था वो कनकूत था। इसी का एक रूप था, इसी का एक आप कह सकते उपभाग, इसी का जो एक उपभाग है, जो एक सब टाइप है, जो एक सब टाइप है, उपभाग है, वो था कनकूत व्यवस्था। वो था कनकूत व्यवस्था। ठीक है, जिसे दानाबंदी भी कहा जाता था, जिसे दानाबंदी भी कहा जाता था। कनकूत व्यवस्था या दानाबंदी की व्यवस्था इसी का एक उपभाग था। इसमें भी अनुमान के आधार पर, इसमें भी अनुमान के आधार पर राजस्व को तय किया जाता था। एस्टिमेशन के विपरीत राजस्व को तय किया जाता था। कोई भी किसी भी प्रकार से ना जमीन का मापन होगा, ना कोई कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा तरीका, इसी तरीके से काम होगा साथियों। ठीक है, इसी तरीके से काम होगा। तो ये ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं चली हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम चले हैं। तो इसमें हमने इजारेदारी की बात कर ली, जहां ठेके पर जमीन दे दी जाती थी, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ी नीलामी लगाता। फिर हमने बटाई की बात कर ली, राज्य के बीच में एक समझौता होता था। 3 तरह की बटाई व्यवस्था थी। नस्क और कनकूत व्यवस्था की बात कर ली, जहां अनुमान के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था, एस्टिमेशन के बेसिस पर ही लैंड रेवेन्यू को तय किया जाता था। ठीक है साथियों, एक बार देखिए ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। चलिए साथियों, तो अब हम अगली व्यवस्था की बात करते हैं, अगले सिस्टम की बात करते हैं, और यह है तहसाला प्रणाली, या इसी को जप्ती प्रणाली, या इसी को बंदोबस्त कहा जाता था। ये इसके अलग अलग नाम हैं। तहसाला बोल दीजिए, जप्ती बोल दीजिए, बंदोबस्त बोल दीजिए, ये इसके अलग अलग नाम हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके बारे में ना एक बेसिक बात समझो, एक सामान्य परिचय कि ये व्यवस्था कैसे शुरू हुई, इसका आधार क्या था, क्या चीजें थी, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, इस व्यवस्था को अकबर ने 1580 में शुरू किया था। ठीक है, अकबर ने इस व्यवस्था को शुरू किया था, और अकबर ने यह व्यवस्था 1580 में शुरू की थी। अपने शासन के 15वें वर्ष में वो था, अपने शासन के 24वें, सॉरी माफ कीजिए, 1580 1500, ठीक ठीक 24वां वर्ष होगा। ठीक है, अकबर जो है अपने शासन के 24वें वर्ष में था, अर्थात 24th ईयर में था। तो एक तो सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि दहसाला या बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने करी? तो अकबर ने की थी, और अकबर ने इस प्रणाली की शुरुआत 1580 में की थी, 1580 में की थी। अपने शासन काल के 24वें वर्ष में था, अपने टेन्योर के 24th ईयर में यह था। दूसरा, इसमें उसकी सहायता, प्रेरणा किससे मिली थी? तो इसकी प्रेरणा, इसका जो मोटिवेशन है या इसका जो आधार है, वो था शेर शाह सूरी। देखो, हमने शेर शाह सूरी को पढ़ा था, और हमने शेर शाह सूरी को पढ़ते समय डिस्कस किया था कि उसने रे या राई नाम की एक व्यवस्था चलाई थी, जिसमें वो भूमि का मापन करता था, और भूमि के मापन के बाद 1/3 लगान को तय कर लिया जाता था, 1/3 रेवेन्यू को तय कर लिया जाता था। तो राई या रे नाम की एक व्यवस्था थी जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा चलाई गई थी। इसमें भूमि का मापन किया जाता, मापन करने के बाद पिछले सालों की उत्पादकता देखी जाती, और फिर एक हिस्सा तय किया जाता, और 1/3 हिस्से को लगान के रूप में वसूल लिया जाता। इसमें उसकी सहायता किसने की थी? तो अकबर के जो सहायक थे, अकबर के जो सहायक थे, जिसने ये व्यवस्था बनाई थी, वो थे राजा टोडरमल। वो थे राजा टोडरमल, और राजा टोडरमल के साथ ख्वाजा मंसूर,
इन दो लोगों ने इस व्यवस्था को शुरू किया था और इसके लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया था कि एक व्यक्ति चाहिए जो डेटा कलेक्ट करे, तो अकबर ने डेटा कलेक्ट करने के लिए 1573 में करोड़ी नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। करोड़ी नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था। पूरे राज्य में अकबर ने 1573 में करोड़ी नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था और इनसे कहा गया था कि तुम जमीन को नापना शुरू करो और डेटा कलेक्ट करना शुरू करो। ठीक है। और इसे शुरुआत में 8 प्रांतों में लागू किया गया था। शुरुआत में इसे 8 सूबों में लागू किया गया था। तो ये व्यवस्था 1580 में अकबर ने शुरू की थी अपने शासन के 24वें वर्ष में। इसकी प्रेरणा शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई रे या राई व्यवस्था से उसको मिली थी। इसमें सहायक थे राजा टोडरमल और ख्वाजा मंसूर। डेटा कलेक्ट किया था 1573 में करोड़ी नाम के अधिकारियों ने। 1573 से लेके 1580 तक वो डेटा ही कलेक्ट करते रहे। करोड़ी को पूरे राज्यों में नियुक्त किया था अकबर ने और 8 सूबों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। 8 सूबों में यह व्यवस्था लागू की गई थी। जहांगीर ने इसको गुजरात और बंगाल में भी लागू कर दिया था। अब ये व्यवस्था थी क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या व्यवस्था थी, समझिएगा ध्यान से। ठीक है। तो पहला काम ये किया गया कि अलग अलग राजस्व क्षेत्र बनाए गए और एक शब्द इस्तेमाल किया गया, दस्तूर। दस्तूर का मतलब होता था राजस्व क्षेत्र, अर्थात रेवेन्यू एरिया। जैसे मान लीजिए कि ये एक गांव है। मेरे ही गांव का नाम ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे गांव का नाम है सीतानगर। अब ये मेरे गांव में इतनी सारी ऐसी जमीन है, ऐसी इतनी सारी जमीन है, ये मेरे गांव में जमीन है। तो पहले इस जमीन की मापन किया गया। पहले इस जमीन का मेजरमेंट किया गया और मेजरमेंट के लिए तनाब नाम की एक इकाई का प्रयोग किया गया था। तनाब एक मापन का तरीका था। उसमें बांस की छड़ होती थी। एक एक यंत्र था। तनाब जो है वो एक यंत्र था जिसके द्वारा मापन किया जाता था। और गज ए इलाही का प्रयोग अकबर ने किया था, जो 41 अंगुल का होता था। पहले गज ए सिकंदरी चलता था, वो 39 अंगुल का होता था। तो उसने गज ए इलाही यूनिट का प्रयोग किया और तनाब नाम की जो एक, जैसे आज हम मीटर का प्रयोग करते हैं, तो उसने तनाब नाम का एक यंत्र बनाया था। एक बांस का डंडा होता था तनाब, इसका प्रयोग किया। तो अब भूमि का मापन किया। तो मान लीजिए कि उसको सीतानगर में पता पड़ा कि यार सीतानगर में जस्ट मान लेते हैं कि 10 गज ए इलाही की जमीन है। फिर वो ये देखता कि आखिर ये जो जमीन है इसमें पिछले 10 वर्षों की उत्पादकता क्या रही है। पिछले 10 वर्षों की उत्पादकता क्या रही है, लास्ट 10 ईयर्स का प्रोडक्शन यहाँ कितना रहा है, औसत निकालना पड़ता। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 2000 में 100 किलो गेहूं उत्पादन हुआ, अगले साल 110, अगले साल 120 और आखिर में देखा कि जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 115 निकल करके आ रहा है। ये एवरेज निकल के आया पिछले 10 सालों का। कब से कब तक, 2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2009 तक, ये हो गए 10 साल। 2000 से 2009 तक का उत्पादकता हमने निकाली और उसका औसत निकल के आया 115 किलो। अब जो औसत निकल करके आया है, इस औसत का 1/3 हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता। 1/3 जो हिस्सा है वो लगान या भू राजस्व के रूप में लिया जाता। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल इसमें चेंज होता। पर कैसे? हर साल चेंज ऐसे होता कि जब 2010 आएगा, या मान लेते हैं कि 2011 आया, तो जब 2011 आएगा तब सन 2000 के आंकड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। फिर 2001 से लेकर के 2010 तक की काउंटिंग होगी। ऐसे ही जब 2012 आएगा तो 2001 के आंकड़ों को खत्म करेंगे और 2002 से लेकर के 2011 तक के आंकड़े निकाले जाएंगे। इससे हर साल चीजें बदलती कि नए साल को जोड़ देंगे, पिछले साल को घटा देंगे। रहेंगे 10 साल ही, लेकिन पुराने साल को खत्म कर देंगे, नए साल को जोड़ देंगे। इतनी शानदार व्यवस्था बनाई गई थी जिसे दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली के नाम से हम
जानते हैं, जिसे दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली के नाम से हम जानते हैं। और पता है, ये जो जमीन है, जमीन, इस जमीन को पहले तो ये डिक्लेयर किया गया कि देखो, सीतानगर की जो पूरी की पूरी जमीन है ना, ये राज्य की जमीन है। और राज्य की जमीन को हम क्या बोलते हैं कि स्टेट की जमीन को हम बोलते हैं खालसा भूमि। तो पहले तो पूरी जमीन को कहा कि ये पूरी जमीन राज्य की है। फिर किसानों से कहा गया कि देखो, राज्य की जमीन है, लेकिन हम तुमको इसका पट्टा दे रहे हैं, मतलब हम किसानों को ये जमीन लीज पर दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होता था, इस व्यवस्था में बीच में कोई व्यक्ति नहीं होता था, राज्य और किसान के बीच में सीधा संबंध होता था। इसीलिए इस व्यवस्था को कहा गया कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की पूर्वगामी है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की पूर्वगामी है। अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया, उसका पुराना रूप यही व्यवस्था थी, क्योंकि बीच में कोई नहीं था। राज्य सीधे किसानों को जमीन का पट्टा देता था और फिर किसान उस पर खेती किया करते थे। साथियों, किसान जो है उस पर खेती किया करते थे। फिर इतना ही नहीं, जमीन को भी बांटा गया। अच्छा, ये जो राजस्व है, ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो राजस्व है, ये नकद रूप में लिया जाता था। नकद, ये कैश रूप में लिया जाता था। वो बटाई व्यवस्था जैसा नहीं होता था कि फसल लेकर के चले गए, ये सब नहीं। इन कैश फॉर्म में लिया जाता था, नकद फॉर्म में लिया जाता था। फिर अकबर के समय जो है ना, जमीन को भी 4 भागों में बांट दिया गया: पोजल, परती, चाचर और बंजर। ठीक है, पोजल, परती, चाचर और बंजर, इन 4 भागों में जमीन को भी बांट दिया गया। एक जमीन, जो जमीन है, जमीन, इसे 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। एक हिस्सा कहलाता था पोजल। पोजल, ये सबसे अच्छी जमीन, बेस्ट, सबसे उपजाऊ जो जमीन होती थी, जो साल में कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती। गर्मी है तब भी खेती हो रही है, 2-2, 3-3 फसलें उगा ले रहे हैं। ठीक है, हर साल खेती की जा रही है। ये पोजल सबसे अच्छी जमीन होती थी। परती इससे नीचे वाली जमीन होती थी। परती, इसमें एक ही बार बोया जाता था, मतलब साल के 6 महीने बो दिया गया है। फिर पता पड़ा 6 महीने नहीं बो रहे हैं क्योंकि पानी ही नहीं है। तो जब पानी गिरा तो बो दिया गया, पानी खत्म हो गया तो फिर नहीं बो रहे। पोजल मतलब हमेशा खेती हो रही है। परती मतलब साल में एक बार। ठीक है, इसके नीचे आती थी चाचर। इसके नीचे आती थी चाचर। अब जो चाचर है, ये 3-4 सालों में एक बार बोई जाती थी। मतलब ये अच्छी जमीन नहीं है, लेकिन खेती हो रही है, खेती इस पर भी हो रही है 3-4 सालों में एक बार। और फिर आती थी बंजर। बंजर में सामान्यतः खेती नहीं होती थी, और होती भी थी तो पता पड़ा 5 साल 10 साल में एक बार कभी खेती कर दी, अदरवाइज उस पर कोई खेती नहीं हो रही है। तो सबसे अच्छी जमीन पोजल कहलाती थी। फिर परती आती थी, चाचर आती थी, बंजर। ठीक है, चाचर और बंजर। यहीं पर ना एक छोटा सा पॉइंट मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूं। जब भूमि के मापन की बात होती है, जब भी भूमि के मापन की बात होती है, तो जरीब का उपयोग बहुत किया जाता है। अगर आपने नाम सुना हो, तो जब भूमि के मापन की बात होती है तो जरीब, जरीब बहुत प्रयोग किया गया। इवन पुराने समय में ना हमने भी ये देखा है, भूमि का मापन जरीब के थ्रू होता था। भूमि का मापन जरीब में क्या होता था, एक चैन होती थी। हमारे यहाँ उसको साकर बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको साकर बोलते हैं। तो जरीब में लोहे की चैनें होती थी, लोहे की कड़ियां होती थी, और उसके द्वारा जमीन का मापन किया जाता था, जरीब। इसी तरीके से हमने एक गज ए सिकंदरी के बारे में भी पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हमने गज ए सिकंदरी के बारे में पढ़ा था, जिसका मान 39 अंगुल का होता था, अंगुल। और फिर हमने गज ए इलाही के बारे में पढ़ा, जिसे अकबर ने शुरू किया था, और गज ए इलाही की जो वैल्यू है वो 41 अंगुल के बराबर होती थी। एक और शब्द का प्रयोग किया गया है, खिलअत। एक और शब्द है खिलअत, और एक शब्द है इनाम। इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, खिलहत और इनाम ये दोनों ही उपहार होते थे, ये दोनों ही गिफ्ट होते थे साथियों, ये दोनों ही उपहार होते थे, ये दोनों ही एक प्रकार से गिफ्ट होते थे। लेकिन थोड़ा अंतर था। देखो, इनाम में जनरली राज्य के द्वारा एक जमीन दी जाती थी उपहार के रूप में। ठीक है, उपहार के रूप में। खिलअत में
लाल वस्त्र सामान्यतः दिया जाता था और सम्मान दिया जाता था। खिलहत खिलअत जो है वो एक प्रकार से ना मेडल मान लो, कई बार खिलअत के साथ जमीन भी दे दी जाती थी, पर खिलअत को आप ज्यादातर एक सम्मान मान लो, एक मेडल टाइप का मान लो, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न होते हैं, इसी तरह खिलअत भी एक सम्मान हुआ करता था, एक ऑनर हुआ करता था। तो जरीब हो गया, गजे सिकंदरी, गजे इलाही, ये सब भूमि के मापने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे तनाब का प्रयोग किया था अकबर ने दहसाला बंदोबस्त के समय। तो इतनी बातें याद रखिएगा साथियों, इतना सफिशिएंट है, इतने में आपका काम बन जाएगा। दैट्स इट। हमने अच्छे से आपको दहसाला बंदोबस्त भी समझा दिया कि दहसाला प्रणाली क्या थी। अकबर ने शुरू की थी ये व्यवस्था, अकबर के समय शुरू की गई थी, और शेर शाह सूरी से इसकी प्रेरणा मिली थी, टोडरमल थे, ख्वाजा मंसूर। ठीक, ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी। 10 वर्षों की उपज नगद के रूप में लेना, ये पूरी व्यवस्था थी, ये पूरा सिस्टम था। तो यही है मुगल काल की राजस्व व्यवस्था। एक टॉपिक और बचा जिसको समझना पड़ेगा हमें, वो है मनसबदारी। उसके बाद इस क्लास में फिर सारे वही टॉपिक हैं कि किसने क्या बनवाया क्या नहीं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा समय और लगेगा, एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से साथियों। आइए एक बार देख लेते हैं पीपीटी में क्या क्या है क्या नहीं है सभी बातों को। तो देखिए लिखा है राजस्व व्यवस्था, सारी चीजें जो हमने आपको बताई वही लिखी हुई हैं। जमा और हासिल क्या होता है, जनक कौन है, क्या है, सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। शिहाबुद्दीन अहमद ने नस्किया कनकूत प्रणाली को शुरू किया था। मुजफ्फर तुर्बाती, टोडरमल, आरजी सिस्टम भी बोलते थे, दहसाला, जप्ती, आरजी, आरजी प्रणाली भी कहा जाता था इसे। ठीक है, आरजी व्यवस्था भी कहा गया है। इसके बाद ये बटाई और गल्ला बख्शी लिखा है, खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई, नस्क व्यवस्था लिखी है, कनकूत व्यवस्था लिखी हुई है। तो इजारा व्यवस्था है, यहाँ खिलअत है, सम्मान का वस्त्र होता था जो शासक के द्वारा किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता। जरीब लंबाई मापने की पारंपरिक इकाई होती थी। अकबर के समय रुपया, चांदी का सिक्का, रुपया का प्रयोग मुगल काल में ही हुआ। मुहर सोना, दाम तांबा, तांबा का जो सिक्का है उसे दाम कहा जाता था, बहुत प्रचलन में होता था। 1 रुपए में 40, एक दाम 40 रुपए, ऐसा कुछ अनुपात था, मैं अभी चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, ये अलग अलग व्यवस्थाएं थी, अलग अलग सिस्टम थे। फिर ये बंदोबस्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है, इसमें लागू किया, कैसे लागू किया, ये उसकी विशेषताएं भी लिखी हैं। हर एक चीज की यहाँ विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो जो हमने पढ़ाया। रैयतवारी व्यवस्था की तरह थी, तनाब का प्रयोग होता था, दस्तूर नगद के रूप में लिया जाता था। 1580 में आइन दहसाला व्यवस्था की शुरुआत की थी। फिर जो जमीन के बारे में हमने बताया कि गज ए सिकंदरी थी, उसके स्थान पर गजे इलाही का प्रयोग हुआ। पोल पोलज है यार, मैंने पोजल बोल दिया, ठीक कर लेना। प्रतिवर्ष बोई जाने वाली जमीन, प्रति वर्ष में एक बार बोई जाती थी। चाचर 3-4 वर्षों में एक बार। बंजर 5 साल या उससे अधिक समय के लिए इसमें खेती नहीं होती थी। ठीक है, एक खालसा मतलब राज्य की जमीन होती थी, और पूरा जो है वो राज्य के पास ही पैसा आता था, आवंटन नहीं होता था इसका। इनाम भूमि, कर रहित भूमि होती थी। अच्छा, एक शब्द और है, एक है जमींदार और एक है जागीरदार। इन दो शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। अभी जब मनसबदारी व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम जमींदार शब्द का प्रयोग भी करेंगे और हम जागीरदार शब्द का प्रयोग भी करेंगे। देखो, जमींदार ये अपनी जमीन के मालिक खुद होते थे साथियों। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जमीन के मालिक खुद होते थे, इनको जमींदार कहा जाता था। जागीरदार ऐसे मनसबदार थे जिनको भूमि के रूप में वेतन मिलता था। सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे, क्योंकि अनेकों को वेतन नगद रूप में भी मिलता था। अब ये बात जरा समझने की है कि कहना क्या चाह रहा है यहां पर, समझना। जमींदार का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी जमीन या जमीन का जो मालिक है उसे जमींदार हम कह रहे हैं। जागीरदार शब्द का प्रयोग मुगल काल में बहुत बार हुआ है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, समझो। देखो, जो मनसबदारी व्यवस्था है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो मनसबदारी व्यवस्था है, तो मनसबदारी व्यवस्था में दो तरह की बातें थी। कुछ लोगों को कैश के रूप में पेमेंट किया जाता, तो ये मनसबदार बस कहलाते हैं। ये
मनसबदार कहलाते हैं, जिन्हें कैश में पेमेंट मिल रहा है। कुछ लोगों को जमीन के रूप में पेमेंट मिलता था कि भाई साहब जमीन का एक टुकड़ा ले लो, एक लैंड का ओनरशिप ले लो, तो ये जागीरदार कहलाते थे। ये मनसबदार तो थे ही थे, ये मनसबदार तो हैं ही हैं, लेकिन मनसबदार कैसे वाले हैं? ये जागीर वाले मनसबदार कहलाते थे कि भाई साहब ये ऐसे मनसबदार हैं जिनको कैश में पेमेंट नहीं मिल रहा है, इनके पास जमीन का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ये अंतर था। तो अब जब हम जागीर शब्द का प्रयोग करेंगे तो जागीर का मतलब ये नहीं है कि ये मेरी जमीन है। जागीर का मतलब ये हुआ कि राजा ने एक व्यक्ति को या मनसबदार को ये जमीन उसके वेतन के रूप में दे रखी है, तो वो जागीरदार कहलाएगा। ठीक है, तो जागीरदार और जमींदार में अंतर याद रखिएगा, डिफरेंस है साथियों। ठीक है, डिफरेंस है, एक बार ध्यान से ये पढ़ लो। फिर हम अगली एक और व्यवस्था है जो समझने वाली है, वो है मनसबदार की व्यवस्था, और फिर बाकी टॉपिक उतने मुश्किल नहीं है। चलिए, तो अब हम एक और व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। और अगली जो व्यवस्था है वो है मनसबदारी व्यवस्था, और ये आखिरी टॉपिक होगा समझने वाला, मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। अब जो मनसबदारी व्यवस्था है ये कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, ये सब हम जानते हैं। तो देखो, भारत में इसको जो शुरू किया था, तो भारत में इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी, और पूरे मुगल काल के प्रशासन का ये प्रमुख आधार था। तो अकबर ने 1575 में अपने शासन के 19वें वर्ष में अपने शासन के 19वें वर्ष में इस व्यवस्था को शुरू किया। इसको विश्व में जो शुरू करने का श्रेय जाता है कि दुनिया में इस व्यवस्था को किसने शुरू किया, तो एक खलीफा थे जिनका नाम था अब्बास सईद। अब्बास सईद के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब्बा सईद के द्वारा ये व्यवस्था शुरू की गई थी। तो ये व्यवस्था थी क्या? अगर हम मनसबदारी व्यवस्था को एक दो लाइन में कवर करने की कोशिश करें तो ये व्यवस्था क्या थी? तो मनसबदारी जो व्यवस्था है वो एक कुलीन सैन्य प्रशासन की व्यवस्था थी। कुलीन वर्ग के लोगों को ही सामान्यतः यह मिलता था। कुलीन वर्गीय सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी। एक एलीट या फिर एरिस्टोक्रेट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। आपको याद है हमने मुगल काल के बारे में कहा था कि जो मुगल हैं, मुगलों का प्रशासन सैन्य प्रशासन था। ये हमने क्यों कहा था अब आपको समझ में आएगा। हमने कहा था कि जो मुगल प्रशासन है वो सैन्य प्रशासन है, ऐसा क्यों कहा गया? देखो, मनसबदारी व्यवस्था सैन्य व्यवस्था है मुख्य रूप से। जो मनसबदारी है इट इज प्राइमरली अ मिलिट्री मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन अकबर ने इस व्यवस्था को ऐसे बनाया कि उन हर व्यक्ति को, सिर्फ सम्राट क्योंकि उसके पास सब कुछ है, और दूसरा न्यायाधीश, इन दो व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए, जिसे हम काजी या सद्र के नाम से जानते हैं। इन दो व्यक्तियों के अलावा हर एक व्यक्ति को मनसबदार बनाया जाता, और उस मनसबदार को सैनिक दायित्व दिए जाते, और सैनिक दायित्व के साथ साथ प्रशासन का दायित्व भी दिया जाता। जैसे मान लो कि मुझे मनसबदार बना दिया गया, अब मेरे पास सेना तो है ही है, मुझे सेना तो मेंटेन करना ही है, पर उसके और मुझे युद्ध भी लड़ना है, पर मुझे एक विभाग भी दे दिया जाएगा कि भाई साहब तुमको राजस्व प्रणाली संभालनी है, तुमको फलाना डिपार्टमेंट संभालना है। तो सैन्य के साथ साथ प्रशासनिक पद भी दिए जाते थे, मिलिट्री के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी दी जाती थी। अब ये व्यवस्था थी क्या? तो इस व्यवस्था में दो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो हम बार बार यूज करेंगे। एक शब्द इसमें होगा जात, और दूसरा शब्द इसमें होगा सवार। शुरुआत में ये जात और सवार का कंसेप्ट नहीं था, अकबर ने इसको 1595 में शुरू किया था, जात और सवार के कंसेप्ट को। तो एक वर्ड इसमें होगा जात और दूसरा शब्द इसमें होगा सवार। तो जात का मतलब होता था मनसबदार का ओहदा, प्रशासन में उसका कितना ओहदा होगा,
प्रशासन में उसका पद क्या होगा, उसकी हायरार्की क्या होगी। सिंपल शब्दों में कहें हायरार्की, एसआई होगा कि टीआई होगा कि एसपी होगा कि ऊपर कमांडर होगा, क्या कमिश्नर होगा, क्या होगा। तो जात जितनी ज्यादा उतना बड़ा पोस्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो किसी को हमने कहा कि 100 का मनसब मिला है, 100 जात। तो 100 जात का मतलब अपनी सिंपल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के लिए। तो मान लो वो एसआई है। जिसको 1000 का जात मिल गया तो मान लो वो टीआई हो गया। जिसको 10,000 का जात मिल गया तो मान लो वो एसपी हो गया। जिसको 1 लाख का जात मिल गया तो पता पड़ा वो कमिश्नर हो गया। तो ये उसकी पोस्ट को दिखाता था। वेतन भी ऑब्वियसली वेतन भी ज्यादा रहेगा उसी हिसाब से, पर ये उसकी पोस्ट को दिखाता था कि हायरार्की में वो कहां पर आ रहा है, वो किस क्रम पर आ रहा है। जो सवार है ये उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। जो सवार है वो इसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। वो उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता था कि सैन्य जिम्मेदारी कितनी है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। तो वो सैन्य जिम्मेदारियों को दिखाता, वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता कि अच्छा कितने घोड़े रखने हैं, ठीक है, कितना हाथी रखना है, कितने सैनिक रखने हैं, ये सब कुछ दिखाता है सैन्य उत्तरदायित्व। ठीक, ये थी जात और सवार की व्यवस्था। जात और सवार की व्यवस्था। इसी आधार पर अलग अलग तरह के मनसबदार होते थे और मनसबदार की सामान्यतः 3 श्रेणियां हुआ करती थी। एक ऐसे मनसबदार थे जहां जात और सवार बिल्कुल बराबर होता था कि अगर मान लो 100 का जात है तो 100 ही सवार होंगे। ठीक है। दूसरे मनसबदार होते थे जहां जात का आधा या आधे से अधिक सवार होते थे। मान लो 100 का अगर जात है तो 50 या 50 प्लस के आसपास सवार होंगे। फिर तीसरा होता था कि जात है और जहां सवार आधे से कम है, मतलब अगर 100 का जात है तो यहां सवार की संख्या 49 या उससे कम होगी। 49 या उससे कम होगी। तो ये प्रथम श्रेणी के मनसबदार, ये द्वितीय श्रेणी के मनसबदार और ये तृतीय श्रेणी के मनसबदार कहलाते थे। फर्स्ट ऑर्डर के मनसबदार, सेकंड ऑर्डर के मनसबदार और थर्ड ऑर्डर के मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, ये 3 अलग अलग मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, अब व्यवस्था देख लेते हैं कि इनको नियुक्त कैसे किया जाता था, कौन नियुक्त करता था, अकबर ने आखिरकार इसको शुरू ही क्यों किया। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे। पहले व्यवस्था की बात कर लेते हैं। ये व्यवस्था कैसी थी। तो व्यवस्था में यह था कि चाहे मनसबदार को नियुक्त करना हो, चाहे उसको हटाना हो, रिमूव करना हो, चाहे उसका हस्तांतरण करना हो, ओके, चाहे उसे अपॉइंट करना हो, चाहे रिमूव करना हो, चाहे ट्रांसफर करना हो, ये सारे के सारे काम बादशाह खुद करता था। अगली चीज, मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। मनसबदारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी। किसी भी तरह की आनुवांशिक व्यवस्था नहीं थी। ये किसी भी तरह का कोई भी हेरिडेटल सिस्टम नहीं था। योग्यता के आधार पर ही मनसब दिया जाता था। बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ही आपको मनसब दिया जाएगा। अगर आप योग्य हो तभी आपको मनसब मिलेगा, अदरवाइज आपको मनसब नहीं मिलेगा। और इन सब प्रक्रियाओं में जो मदद करता था, जो राजा का या बादशाह का सहायक होता था कि किसको देना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, क्या करना है, वो होता था मीर बख्शी। वो होता था मीर बख्शी। अब कुछ किताबें कहती हैं कि अकबर ने 10 से लेकर के 5000 तक का मनसब दिया है और कुछ किताबें कहती हैं कि 10 से लेकर के 7000 तक का मनसब दिया है। एग्जाम्पल के लिए जो आमेर के राजा थे मानसिंह, उनको 7000 का मनसब मिला हुआ था। आमेर के राजा थे मानसिंह, उनको 7000 का मनसब मिला हुआ था। और कुछ किताबें कहती हैं कि नहीं, अकबर ने 5000 का ही मैक्सिमम मनसब दिया है।
एक और पद होता था अहदी। अहदी व्यक्तिगत घुड़सवार है। मनसब के अलावा अगर कोई व्यक्ति अलग से कोई घुड़सवार नियुक्त कर रहा है तो वो अहदी कहलाता था। ठीक है, उस पर नहीं जाते। तो नियुक्ति, हटाना, हस्तांतरण, ये सब बादशाह करेगा। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। आनुवांशिक नियुक्तियां नहीं होती थी। और इसमें मदद जो करता था वो करता था जी मीर बख्शी। मदद मीर बख्शी करता था। फिर इनको अलग अलग नाम दिए गए। जैसे एक व्यक्ति जिसके पास 10 से लेकर के 500 तक का मनसब है, 10 से लेकर के 500 तक का मनसब है, तो उसे सिर्फ मनसबदार बोला जाता था। उसे सिर्फ मनसबदार बोला जाता था कि यार ये मनसबदार है। एक व्यक्ति जिसके पास 500 से लेकर के 2500 तक का मनसब है, उसे अमीर बोला जाता था या अमीर ए मनसब भी बोलते थे। ठीक है। और एक व्यक्ति जिसके पास 2500 से ऊपर का मनसब है, उसे अमीर ए आजम कहा जाता था। 2500 से प्लस का मनसब है, उसे अमीर ए आजम कहा जाता था। अमीर ए आजम, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। 10 से 500 के बीच में है तो मनसबदार है, 500 से 2500 के बीच में है तो अमीर है, और 2500 से अधिक है तो वो अमीर ए आजम है। 2500 से अगर अधिक है तो वो अमीर ए आजम है। ये थी मनसबदारी व्यवस्था, यह था मनसबदारी सिस्टम। जहांगीर ने कुछ परिवर्तन किए। जैसे जहांगीर ने दू आसपा और सी आसपा जैसी पद्धतियों को शुरू किया। उसका मतलब यह होता था कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को 100 का मनसब है, मतलब 100 उसकी जात है, और मान लेते हैं 100 ही उसके पास सवार है, तो दू आसपा में होगा ये कि उसकी पोस्ट तो वही रहेगी 100 जात, लेकिन उसे 200 सवार रखने पड़ेंगे, मतलब दोगुना। और सी आसपा में ये होगा कि उसकी पोस्ट तो यही रहेगी 100 जात की, लेकिन अब उसे 300 सवार रखने पड़ेंगे। मतलब क्या है? अच्छा, वेतन बढ़ेगा लेकिन पोस्ट नहीं बढ़ती थी। पहले भी जैसे मैं एसआई हूं, तो भाई एसआई मेरे अंडर में पहले 10 लोग काम कर रहे थे, तब भी मैं एसआई था। अब मेरे अंदर में 20 लोग काम कर रहे हैं लेकिन मैं एसआई ही हूं। मेरे अंडर में 30 लोग काम कर रहे हैं लेकिन मैं एसआई ही हूं। हाँ, मेरा वेतन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन मेरा ओहदा नहीं बढ़ेगा, मेरी पोस्ट या हायरार्की नहीं बढ़ेगी। तो जहांगीर इसमें जो व्यवस्था लेकर के आया था वो था दू आसपा और सिंह आसपा की व्यवस्था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया, तो जहांगीर इसमें दूह आसपा और सह आसपा की व्यवस्था लेकर के आया था। दूह आसपा और सह आसपा की व्यवस्था लेकर के आया था। जहां शाहजहां ने इसमें एक माहवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, माहवारी जागीर की शुरुआत की थी। औरंगजेब के समय जागीरदारी संकट पैदा हो गया, मतलब जमीन ही नहीं बचती, जागीरें बची ही नहीं मनसबदारों को देने के लिए। इतने मनसबदार हो गए थे और वेतन नगद के रूप में दे नहीं रहे थे। जो वेतन है वो जमीनों के रूप में दे रहे थे, तो जागीरदारी संकट पैदा हो गया। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है औरंगजेब से, याद रखना कि औरंगजेब के समय जितने भी मनसबदार थे उसमें 33% हिंदू थे और अधिकांशतः उसमें राजपूत थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय हुए हैं। सर्वाधिक हिंदू, सर्वाधिक मैक्सिमम जो हिंदू मनसबदार हुए हैं वो औरंगजेब के समय हुए। औरंगजेब के टाइम पीरियड में ही सर्वाधिक हिंदू मनसबदार देखने के लिए। तो ये बात में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने शुरू किया, क्या व्यवस्था है, तो ये ध्यान रखिएगा साथ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ना अब जो बातें हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है प्यारे दोस्तों, कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें हो, पर एक बार मनसबदारी व्यवस्था बस आप देख लें यहाँ पर। उसके बाद कुछ बहुत ही ऐसी बातें नहीं है जो यहाँ से सवाल बहुत आए, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद की जो बातें हैं वो हमने पढ़ा रखी है। जैसे मनसबदारी व्यवस्था, तो मनसब एक अरबी शब्द है जो मनसिब से बना हुआ है। मनसबदार का मतलब पद धारण करने वाला अधिकारी। अब्बास सईद ने शुरू किया था। भारत में अकबर ने इसको शुरू किया 1575 में। कुलीन वर्ग की सैन्य व्यवस्था थी। जात का मतलब ओहदा या पद था। सवार का मतलब सैन्य उत्तरदायित्व से था साथियों। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा है कि उद्देश्य क्या था, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को एकीकृत करना, सम्राट के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करना,
और राजस्व व्यय को कम करना। ठीक है। सम्राट और न्यायिक अधिकारी को छोड़कर पूरा प्रशासन मनसबदार में विलय कर दिया गया। योग्यता के आधार पर बादशाह नियुक्त करता था, आनुवांशिक नियुक्ति नहीं होती थी और सब कुछ सम्राट ही करता था। वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जाता था। मीर बख्शी मुख्य सहायक होता था। तो ये सारी पूरी की पूरी व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था। तो ये याद रखना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये बातें आपको खुद पढ़ना है। यहां हमने एक जगह सारी बातों को कलेक्ट कर दिया है। मेक श्योर कि आप ये पूरी चीजें पढ़ लो। देखो, हमने सब कुछ पढ़ा है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। जैसे मुगल काल की वास्तुकला, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने आर्किटेक्ट आपको ना पढ़ाया हो। हमने वास्तुकला डिस्कस की है। पर्सी ब्राउन ने इसको इंडियन आर्किटेक्ट कहा। स्मिथ साहब इसको इंडियन पर्शियन आर्किटेक्ट बोल रहे हैं। प्रवेश द्वार में उच्च चाप अर्क का प्रयोग किया गया। ईवान नामक कक्ष बनाए गए। ये जो छोटे छोटे कक्ष आप देख रहे हैं उनको ईवान कहा जाता था। फिर ट्यूडर मेहराब बनाए गए, 4 कोनों पर ये मेहराब बनाना। ठीक है, ये देखो, ये ट्यूडर 1 2 3 4, ये 4 कोनों पर मेहराब बनाए गए। वाटर प्रूफ इमारतें, पित्रा डुआ शैली का प्रयोग किया गया। लाल पत्थर सफेद संगमरमर का प्रयोग किया। 4 बाग शैली। तो ये सब हमने पढ़ा है। अब किसने क्या बनवाया? तो बाबर के समय आगरा में आराम बाग बनवाया गया। अयोध्या में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया। ठीक है, वहां एक वैधशाला, शेर मंडल पुस्तकालय, सारी चीजें। आगरा और फतेहाबाद में मस्जिदें बनवाई थी। ये हुमायूं के समय हमें देखने के लिए मिलता है। फिर अकबर ने हुमायूं का मकबरा बेगा बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया, हुमायूं की पत्नी। वफादार बेगम की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। वास्तुकार मीर मिर्जा गयास था। 4 दीवारी और संगमरमर का पहला प्रयोग। ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। हडसन ने जफर को यहीं पर गिरफ्तार किया था। फिर आगरा का किला बनवाया। कासिम खान ने ग्वालियर किले की तर्ज पे बनाया। इसी में आगरा के किले में जहांगीर महल, जयपुर भवन, दिल्ली दरवाजा, अमर सिंह दरवाजा है। जयपुर भवन वही है जहां पर छत्रपति महाराज को कैद किया गया। फतेहपुर सीकरी बनवाया, सब पढ़ा है हमने। फतेहपुर सीकरी बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया था वो गुजरात जीतने के बाद, जिसमें दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधाबाई महल, पंचमहल, जिसमें आपको वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट देखने मिलता है, बीरबल की कोठी, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना महल, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है। इस्लाम खान का मकबरा। फिर आगे देख पाए तो जहांगीर के समय अकबर का मकबरा सिकंदरा में गुंबद विहीन है। ठीक है। एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। पितरा दुआ शैली का प्रथम प्रयोग हमें देखने मिलता है और पूरी तरह से सफेद संगमरमर। असमत बेगम का मकबरा भी है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। यहीं पर नूरजहां का मकबरा भी स्थित है। शालीमार बाग श्रीनगर में। शाहजहां में ताजमहल में आगरा का निर्माण मुमताज महल की याद में। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें नादिर उल असर की उपाधि मिली, प्रमुख वास्तुकार थे। मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईशा थे। कुरान की आयतें अमान खान शिराजी ने लिखी थी। पच्चीकारी का जो कार्य है, पच्चीकारी या पित्रा दुआ शैली, वो मोहन लाल के द्वारा की गई। यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। शाहजहानाबाद, जहां लाल किले का निर्माण करवाया गया। शीश महल आगरा में बनवाया। लाल किला दिल्ली में। बालुआ पत्थर, उस्ताद लाहौरी और उस्ताद हमीद। यहाँ लाहौरी दरवाजा है, छत्ता बाजार है, दीवान ए आम, दीवान ए खास यहाँ पर भी है। जफर महल, जिसे लाल कोठी कहा जाता है, ये मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। बहादुर शाह जफर ने इसका निर्माण करवाया था। फिर हेरुल मंजिल मस्जिद, ये अकबर की धायमा माहम अनगा ने नई दिल्ली में हेरुल मंजिल मस्जिद बनवाई थी साथियों। फिर सराय नूर महल, पंजाब में नूरजहां ने सराय नूर महल का निर्माण कराया। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद जहांगीर के बेटे परवेज मिर्जा ने बनवाई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। लाल किले में मोती मस्जिद बनाई और लाहौर में बादशाही मस्जिद बनाई। यह सवाल पूछा गया कि लाहौर में बादशाही मस्जिद किसने बनाई? औरंगजेब ने। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनाई? औरंगजेब ने। अब ये बातें पढ़ी हुई हैं हमने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको दोबारा मैं पढ़ाऊं उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आप कहेंगे कि सर चित्रकला, तो वो भी हमने पढ़ा है। हमने चित्रकला, संगीत कला, उन सब के बारे में पढ़ा है।
जैसे अगर हम संगीत की बात करें, हम म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक संगीत कला की हम चर्चा करें, तो देख पाए कि बाबर के समय ईरानी तंबूरा बजाने में बाबर माहिर था और बाबरनामा में संगीत की बात की, लेकिन बाबर और हुमायूं के समय संगीत का विकास नहीं हो पाया। ठीक है। अकबर के समय तानसेन थे, रामतनु पांडे, बेजू बावरा थे, बैजनाथ मिश्र, जिन्होंने तानसेन को हराया था एक प्रतियोगिता में। ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में गायक थे बैजू बावरा या बैजनाथ मिश्र, संत हरिदास के शिष्य थे। अकबर के समकालीन थे लेकिन अकबर के दरबार में नहीं गए। तानसेन रामतनु पांडे, ग्वालियर में जन्म हुआ था। रीवा के राजा रामचंद्र, रुद्र वीणा और द्रुपद गायन, संत हरिदास और मोहम्मद गौस इनके शिक्षक रहे। फिर लाल कुलवंत, अकबर को नक्कारा बजाना सिखाया था, हालांकि बाज बहादुर ने भी सिखाया था। नौबत खान या नक्कारा खान, एक नौबत खाना, माफ कीजिए, नौबत खाना एक ऐसी जगह होती थी जहां ढोल बजाया जाता था। नौबत खाना या नक्कारा खाना एक ऐसी जगह होती थी जहां ढोल बजाया जाता था। ठीक है। शाहजहां के समय 30 प्रसिद्ध संगीतकार हुए। अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम, ये बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये प्रमुख संगीतकार हुए। कसीदा की शुरुआत शाहजहां के समय, कसीदा मतलब प्रशंसा, प्रशंसा सुल्तान की या बादशाह के। लाल खान ध्रुपद गायन और गुड़ समृद्ध की उपाधि। खुशहाल खान, ठीक है, औरंगजेब ने मनाही कर दिया संगीत के लिए, लेकिन खुद वीणा बजाता था और औरंगजेब के समय ही अधिकांश भारतीय म्यूजिक किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है, जैसे राग दर्पण, मान कोतूहल ग्रंथ ने का फरीकुल्ला ने फारसी में अनुवाद किया। मोहम्मद शाह रंगीला ये पिया के नाम से कविताएं लिखता था। जैसे बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से कविताएं लिखते थे, उसी तरह मोहम्मद शाह रंगीला पिया उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो यही चीजें हैं, ये पढ़ी हुई चीजें हैं। इसी तरह चित्रकला है, साहित्य है। तो एक बार आपको ये गो थ्रू करना पड़ेगा कि एक बार आप जाकर के खुद देख लें। जैसे साहित्य में जब हम अकबरनामा की बात करते हैं, साहित्य में जब हम अकबरनामा की बात करते हैं तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा और अकबरनामा 3 भागों में है। जो पहला भाग है उसमें अकबर के पूर्वजों का इतिहास है, अकबर के एंसेस्टर्स की हिस्ट्री है। जो दूसरा भाग है उसमें अकबर के शासन की घटनाएं दी गई हैं और जो तीसरा भाग है उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसी को आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें हमें प्रशासन, सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन, इन सब की जानकारी मिलती है। ये अकबरनामा के अलग अलग हिस्से। तो जो कि जहांगीरी। अब शाहजहांनामा, अब देखिए शाहजहांनामा में चित्र नहीं है, पादशाहनामा में चित्र है। शाहजहांनामा में चित्र नहीं है, पादशाहनामा में चित्र है। शाहजहांनामा को इनायत खान और मोहम्मद सादिक खान ने लिखा, इनायत खान और मोहम्मद सादिक खान ने लिखा। वहीं जो पादशाहनामा है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। इसमें चित्रों का प्रयोग किया गया है, इसमें वर्ड चित्र यूज किए गए हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग किताबें हैं। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद निजामुद्दीन पानीपत ने किया था। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये जहांगीर के सैन्य अधिकारी मौतबिंद खान, अब जो मौतबिंद खान है उन्होंने ही तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। और उसके अलावा इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी, मौतबिंद खान ने तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था। चंद्रभान ब्राह्मण ने 4 चमन नाम की पुस्तक लिखी, जो कि शाहजहां के शासनकाल से संबंधित एक उर्दू की किताब है, चंद्रभान ब्राह्मण। फतवा ए आलमगीरी इस्लामी सरिया कानूनों का संग्रह है। तारीख ए दिलकुशा, ये भीमसेन के द्वारा लिखी गई किताब है, औरंगजेब का एक संस्मरण है। तो ये अलग अलग किताब है। तो ये एक बार आपको देखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को एक बार देख लीजिएगा। चित्रकला की बात है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई। तो इसी के साथ साथियों ये भी 35 लेक्चर में ही हमारे टॉपिक खत्म हो रहा है, 35 लेक्चर में ही ये टॉपिक खत्म हो रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट होता है। और जो जो हमने आपसे कहा था ना कि कोई भी टॉपिक प्यारे दोस्तों हमने ऐसा नहीं किया है कि कहीं कुछ छोड़ा हो, पूरे टॉपिक बहुत इत्मीनान से, बहुत ईमानदारी से हमने आपको पढ़ाए। ये 9 टॉपिक हमारे थे, इसमें मराठा सिख वाला टॉपिक नहीं है, वो हम आधुनिक भारत में कवर करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे।
तो इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या करेंगे हम कि बड़े-बड़े वीडियोस बनाएँगे। हर दिन वीडियो तो नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में टॉपिक को। और दूसरा, मैं जो हमारा जीके जीएस का बैच है, उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू कर रहे हैं। तो वो तो संभव नहीं है कि हर दिन वीडियो बन सके, लेकिन हम बड़े वीडियो बनाएँगे। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो एक वीडियो में कवर, मराठा एक वीडियो में कवर, सिख एक वीडियो में कवर। तो उससे आपका रिदम बहुत अच्छा बना रहेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा साथियों। तो एक-एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। तो उम्मीद है कि ये सीरीज़ ना आपको मदद करेगी, और मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि अभी शायद आप में से बहुत से लोग इस सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं। अलग-अलग बातें हैं जो लोग अपने आप में कर लेते हैं कि सीरीज़ डिटेल में है, आप डिटेल से पढ़ा रहे हो, गहराई से पढ़ा रहे हो। यार मैं बार-बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि चीज़ें अब बदल चुकी हैं, ठीक है? चीज़ें अब बदल चुकी हैं। आपको बेसिक्स के साथ-साथ अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब वन लाइनर पढ़ के आप एग्ज़ाम को निकाल लो। अब थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, आप खुद जा कर के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और बहुत डिटेल में कहाँ है यार, मतलब अगर 30-35 लेक्चर में हम ये टॉपिक खत्म कर पा रहे हैं इतने बड़े-बड़े, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ही कुछ ऐसा पढ़ लिया है। सिंपल चीज़ें ही पढ़ी हैं, जो ज़रूरी तथ्य हैं उनको कवर किया है। हिंदी, इंग्लिश में अलग-अलग पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। हमारी एप्लीकेशन है शुभम गुप्ता अकेडमी, यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, एक बार जाकर के आप देख भी सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।